वेलकम बैक टू यूजीसी नेट क्लासेज जेआरएफ योगा। आज हम इस वीडियो में यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए टारगेट हमने जैसे कि 30 डेज का रखा था साथियों, फ्री क्लासेज ऑनलाइन चलाने के लिए। तो आज हम इस क्लास में आहार एवं पोषण को पढ़ने वाले हैं। आहार एवं पोषण ये यूनिट 6 के अंतर्गत रखा गया। आहार एवं पोषण यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आते ही आते हैं और बहुत इजी टॉपिक है, और इसको आप कवर कर लेंगे तो इन 2 से 3 प्रश्नों को आप इजीली कर पाएंगे। जो हमारे द्वारा वीडियो बनाई जा रही है इसमें सबसे पहले हेल्पफुल क्या होगी, आपको जो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न आए थे उनको भी रखा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कौन से हैं, कहाँ से ज्यादा प्रश्न आते हैं वो भी रखे गए हैं, और आगे पीछे प्रश्न आने की क्या संभावना होती है वो भी आपको साथ ही इस वीडियो में बता दिया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो हैं। आप इन वीडियो को मिस ना करें। बिगनर्स हैं तो वो नोट्स भी बना लें, और जो पुराने एक्सपीरियंस है जिनका जीआरएफ 1-2 मार्क्स से रह गया था तो वो निराश ना हो, हमसे जुड़े रहे, उनका इस बार अवश्य हो जाएगा। और जो बिगनर्स हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इन्होंने अभी तक यूनिट फर्स्ट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। इन सभी की यूनिट फर्स्ट के 8 पार्ट डाल दिए वीडियो में। फाउंडेशन ऑफ योगा, योग का इतिहास, उन सभी को देख लें। भगवत गीता, योग, वशिष्ठ, यहाँ पर 10 उपनिषद डाल दी गए हैं। तीसरी यूनिट में आते हैं योग के जो 8 उपनिषद बताए गए हैं उनको हमारे कवर में सिलेबस किया गया है, सिलेबस में बताया गया तो उनको कवर किया गया है। तो उन सभी को वीडियो तो देख लें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आज हम इसमें जानने वाले हैं आहार एवं पोषण को, क्योंकि हर वीडियो में बता दिया था कि आहार पोषण क्या है पहले तो आज हम इसमें आहार पोषण को जानेंगे, क्योंकि बेसिक ज्ञान पहले जरूरी है, फिर हम प्रश्न लगाते जाएंगे। जल्दी जल्दी से पहले इसको समझ लेते हैं क्या है, क्योंकि हर वीडियो हमारे इधर बताया था बेसिक जानकारी पहले होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका रिवीजन भी साथ में होता जाता है। तो हम जानते हैं पहले आहार एवं पोषण क्या है। साथियों आप वीडियो को ज्यादा से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करो, भेज दिया करो लोगों को, इससे और लोगों की भी हेल्प हो जाए। अब हम समझते हैं आहार एवं पोषण। तो यहाँ पर साथियों आहार एवं पोषण से प्रश्न कैसे बनते हैं वो हमें समझना है। पहले एग्जाम के दृष्टिकोण से हमारा टाइटल है तो वो चीज हमें समझ में आनी चाहिए कोई चीज पढ़ने से पहले। तो यहाँ पर पोषण को 7 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया, यानी 7 प्रकार से पोषण को बांटा गया है। अब इन 7 प्रकार से पोषण को जो बांटा गया है तो वो कैसे बांटा गया है 7 प्रकार से। तो पहले है बहुल पोषक तत्व, बहुल पोषक तत्व, और फिर दूसरा अल्प पोषक तत्व, अल्प पोषक तत्व। अब जो अल्प पोषक और बहुत पोषक तत्व क्या होते हैं तो इनके बारे में पहले हमें जानकारी बेसिक होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सीधे ही प्रश्न आ जाता है। तो बहुल पोषक तत्व वो उन्हें बोलते हैं जिनकी शरीर को हमें अधिक आवश्यकता होती है, तो वो बहुल पोषक तत्व में रखे गए हैं। अल्प पोषक तत्व कौन से होते हैं, जिनमें शरीर की कम आवश्यकता होती है, तो वो अल्प पोषक तत्व में रखे गए हैं। जैसे mg में लेते हैं, माइक्रो में लेते हैं, माइक्रोग्राम में। खनिज, विटामिन ये अल्प पोषक तत्व में आते हैं। हम लिख देते हैं बहुल पोषक तत्व। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बेसिक भी ऐसे प्रश्न आप छोड़ नहीं पाएंगे, चीजें समझ ली। तो कार्बोहाइड्रेट आपको बताएंगे फिर क्या पढ़ना होता है, कैसे। कार्बोहाइड्रेट बताया गया है, वसा जिसे फैट बोलते हैं, प्रोटीन, पानी और रेशेदार। रिपीट कर देते हैं, यहाँ साथियों आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि स्क्रीन थोड़ा छोटी है, तो आपको दोबारा से बता देते हैं, आप नोट कर लेना। पहला कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, पानी, रेशेदार, ये 5 चीजें ना, तेज करके दोबारा बताते हैं, ये 5 है ना, ये बहुल पोषक तत्व में रखे गए हैं। ये 5 को बहुल पोषक तत्व में रखा गया है। और अल्प पोषक तत्व में क्या रखे गए हैं, अल्प पोषक तत्व में रखे गए हैं अल्प पोषक। सर्दी या साथी ज्यादा पड़ रही है तो इसके लिए स्क्रीन भी वैसा हो गया, चल नहीं रहा पेन इस पे। खनिज और विटामिन, पहला खनिज, दूसरा विटामिन। तो अब हमें क्या पढ़ना है इनमें, अब हमें ये चीज समझनी है। इनका क्लासिफिकेशन कर दिया 7 भागों में, 7 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला बहुल पोषक तत्व, उनमें 5 रखे गए थे। 5 में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, पानी और रेशेदार। अब जो अल्प पोषक तत्व है, अल्प पोषक तत्व में क्या रखे हैं, खनिज और विटामिन।
दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए अल्प पोषक तत्व क्या है, बहुल पोषक तत्व क्या है। तो बहुल पोषक तत्व वह है, सीधे सीधे सिंपल भाषा समझ लो, जिनको ज्यादा आवश्यकता होती है शरीर के लिए हमारे, वो बहुल में आते हैं। अल्प मतलब कमी, तो कम, तो शरीर को कम आवश्यकता उनको अल्प बोलते हैं। अल्प में खनिज और विटामिन आते हैं। अब यही चीज हमें विस्तार से सब अंदर पढ़नी है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, वसा के बारे में, वसा से प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, अधिक से कम से, वयस्कों को कितना प्रोटीन लेना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में यहीं से प्रश्न आए हैं, पानी से, रेशेदार से। और अल्प पोषक तत्व जो खनिज, विटामिन, तो विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, किस किस में विटामिन ए ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, आहार वगैरह पूछ लेता है। और इनके विटामिन बी के बीमारियां जो बेरी बेरी हैं, स्कर्वी है जो विटामिन सी की, तो इनकी सारी चीज पूछते जी डेप्थ में बनती हैं। तो बेसिक आपकी भूमिका हमने बता दी कि अल्प पोषक तत्व और बहु पोषक तत्व, इनको हमें पहले जानना है। 7 प्रकार के बताए गए हैं, 5 पहले बताए हैं बहुल में, अल्प मात्रा कम मात्रा, वो खनिज और विटामिन बताए हैं। इन्हीं को डेप्थ में पढ़ना। अब जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे आपको बताते जाएंगे चीजें कैसे क्या है, क्लियरिटी के साथ। चलिए प्रश्नों के साथ चलते हैं हम। पहला प्रश्न है, हठयोग प्रदीप्ता के अनुसार मिताहार का सही अर्थ क्या है। अब जो मिताहार है ना, जो साथियों हठयोग के टेस्ट है ना, ग्रंथ वगैरह, तो उनमें भी आहार वगैरह बताया गया। तो ऐसा नहीं है, इस यूनिट में आहार एवं पोषण में उनको भी कवर किया गया है, यानी कि वो भी प्रश्न पूछ लेता है। तो वही हठ प्रदीप का पूछा है कि आहार के संबंध में सही अर्थ क्या बताया गया है। पेट भरकर खाना बताया गया है, ये हठयोग टेस्ट में हमने कवर कराया था। फिर से यहाँ प्रश्न आया, केवल दूध और फलों का सेवन बताया गया है। सुस्निग्ध मधुर भोजन भगवान को अर्पित करने वाला, पेट का 1/4 भाग बताया गया। बिना स्वाद का भोजन बताया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बताया गया, इसमें यही 4 चीज बताई गई। पहला बताया सुस्निग्ध भोजन होना चाहिए, दूसरा मधुर भोजन हो, भगवान को अर्पित करने वाला हो, चौथी बताइए पेट का 1/4 भाग खाली छोड़ना चाहिए भोजन, जिससे वायु संचालन हो सके। तो ऐसा इसमें बताया है ग्रंथ में, तो इसका ऑप्शन सी होगा सही। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। भगवत गीता के अनुसार सात्विक भोजन की विशेषता क्या है। अब यहाँ पर सात्विक भोजन की विशेषता पूछ ली, क्या है सात्विक भोजन के बारे में क्या बताया गया है वहाँ भगवत गीता में। अति तीखा, खट्टा, लवण युक्त बताया गया है कि आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख बढ़ाने वाला बताया गया, बासी, रसयुक्त, दुर्गंधयुक्त, मांस और मदिरा। तो यहाँ पर बेसिक प्रश्न है, सात्विक भोजन के गुण ये बताएंगे, आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख बढ़ाने वाला। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो भगवत गीता की वहां जाके देख लें, ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब ये प्रश्न आया है कि 1 ग्राम वसा से शरीर को कितनी ऊर्जा मिलती है। तो ये ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पर 12 कैलोरी, 4 कैलोरी, 9 कैलोरी, जब दिख रहा होगा प्रश्न का आंसर, तो इसमें 9 कैलोरी बताइए। इसमें आपको सब बता देते हैं, क्योंकि एग्जाम से जो बार बार रिपीटेड प्रश्न होते हैं आगे पीछे आते हैं। लिख देते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पूछे, कार्बोहाइड्रेट इरेज करके दोबारा लिखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम से साथी इतनी मिलती है 4.3 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी जो WHO की बताए ना आहार एवं पोषण, उससे ऑथेंटिक चीजें हैं, कोई भी यहाँ पर गलत चीज नहीं है। एग्जाम में सीधे यही आते हैं। 4.3 कैलोरी बताइए इसमें। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम से। और फिर यहाँ पर प्रोटीन का लिख देते हैं। प्रोटीन का बताया गया है, प्रोटीन नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन से 1 ग्राम से मिलता है 4.5 किलो कैलोरी। ये मात्रा में लिखते हैं ना, ये किलो कैलोरी वो है, इसका भी सॉल्व रखना। 1 ग्राम से प्रोटीन से मिलता है, यानी कि 1 ग्राम अगर ले रहे हो तो उससे इतनी ऊर्जा मिल रही है। किलो कैलोरी मतलब ऊर्जा शरीर को कितनी मिल रही है, तो 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही है। कार्बोहाइड्रेट से मिल रही थी 4.3, प्रोटीन से 4.5 मिल रही है, और कार्बोहाइड्रेट से मिल रही थी 4.3। और यहाँ बसा का बता ही दिए, बसा से 1 ग्राम से कितना मिलता है, 1 ग्राम से 9 लगभग आ गया, तो उसमें 9 मानेंगे, वैसे 9.3 ये होता है किलो कैलोरी। किलो कैलोरी ऑथेंटिक साइट ऑफ WHO की है साइट, ऑफिशियल साइट वगैरह, उन पर ये आहार पोषण के संबंध में भी बहुत सारी चीजें वहां से ली गई है। तो ये डाटा आपको लिख लेना है, एजिटेज एग्जाम में यही मिलता है। यहाँ बताया भी गया है 4.3 नीचे एक्सप्लेन करके, तो इसलिए दिखाया था आपको एक्सप्लेन वाला। तो ये आपको कर लेना है। बसा का कितना था 9.3, प्रोटीन का था 4.5,
और 4.3 कार्बोहाइड्रेट का, यानी कार्बोहाइड्रेट का 4.3, वसा का 9.3, याद करने के लिए बता रहे हैं, प्रोटीन का 4.5 ये बताए गए 1 ग्राम से प्राप्त होती है। तो ये आपको याद कर लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। गिरंड संहिता के अनुसार साधक को भोजन से पेट का कितना भाग भरना चाहिए? यहाँ पर बताया गया साधक को कितना भाग भरना चाहिए जो भोजन करते हैं मितार्गित, 1/4, आधा, पूरा, 2/3। तो यहाँ पर वहां पर बताया गया है घेरंड संहिता में, घेरंड मुनि ने राय चंड कपाली को दोनों की संवाद है, यानी कि आधा भोजन करना चाहिए, पेट का आधा हिस्सा खाली छोड़ना चाहिए। हठ प्रदीप का में क्या 1/4, यानी कि 4वें भाग का एक हिस्सा खाली छोड़ना है वायु संचालन के लिए। इसमें क्या है, इसमें आपको आधा भाग छोड़ना है जो भोजन कर रहे हैं, तो आप आधा भाग भोजन करना है, आधा भाग आपको वायु संचालन यानी कि वायु के लिए छोड़ना है आपको। ये नहीं आपका पूरा पूरा भाग पेट भर लें, पूरा भर के खा लें, तो वो ऐसा कुछ नहीं होता है घेरंड में, और ना ही हठ प्रदीप का में। तो वही प्रश्न आया हुआ है योगी के लिए जो बताए गए आहार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से हठयोग में अपत्य भोजन क्या है? जो साथी जो हठयोग का टेस्ट है ना, उसमें भी आहार एवं पोषण बताए हैं, अपत्य, पत्य भोजन, तो वहां से प्रश्न आते हैं इस यूनिट में भी। तो वही प्रश्न यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। दही और खट्टा चाच बताया गया है, गेहूं और चावल बताया गया है, परवल बताया गया है, मूंग की दाल बताया गया है। तो इसमें अपत्य जो बताए हैं दही और छाछ बताया गया है, दही, दधी और तक्र, ऐसे श्लोक में सीधे आया है, दधी और तक्र, छाछ को बोलते हैं तक्र। वहां 19 उसमें बताए गए हैं अपत्य, उनका आप याद कर लो, वहां से कहीं से प्रश्न बनते हैं, वहां भी एक्सप्लेन बताया था हठप्रदीप का में, तो यहाँ ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही टाइम का अभाव है, एग्जाम की डेट आ गई। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है? अब जैसे साथियों प्रोटीन हुआ, जो हमारे 5 है ना बहुल पोषक तत्व, तो कार्बोहाइड्रेट है उसमें, कार्बोहाइड्रेट, पहला कार्बोहाइड्रेट था, फिर वसा, प्रोटीन, पानी और रेशेदार। रेशेदार यानी कि जो पाचन क्रिया को सक्रिय करना, बढ़ाएं, जैसे खीरा वगैरह हम सलाद सैलेड खाते हैं वो रेशेदार के लिए आते हैं, पानी ही पीते हैं, यही इसमें ही रखा गया। बहुल पोषक तत्वों के 5 से 6 लीटर हमें आवश्यकता डेली की है। तो हमारा यहाँ प्रश्न का समझाने का भी ये है, तो कार्बोहाइड्रेट हुआ, बसा हुआ, प्रोटीन हुआ, तो इनकी एक यूनिट है मात्रा वगैरह, ये नहीं कि यूनिट मात्रा वगैरह ऐसी रखी है उनको नापने के लिए कि कितनी मात्रा में चीजें ली जा रही हैं। जैसे ग्राम होता है, आप जानते होंगे, बल फोर्स आपने फिजिक्स में पढ़ा हो, न्यूटन में लगाते हैं। किलो कैलोरी है तो ऊर्जा मापने के किलो कैलोरी बताया गया है। तो इसलिए लगाया कि साइंस वगैरह, साइंटिफिक वगैरह सब जगह चेंज ना हो, चीजें उसी रूप में नापा जाए। ऐसा नहीं है जहाँ पास्कल रूप में नाप रहे हैं चीज को, न्यूटन को तो नाप रहे हैं, तो वो अलग एक यूनिट में बांध देते थे। तो वही यूनिट है यहाँ पे, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। इतना एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि आप कन्फ्यूजन हो क्या है ये यूनिट वगैरह, वो चीज है। तो इसे बस प्रोटीन की पूछी, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन या ग्लूकोज। तो प्रोटीन को यूनिट अमीनो एसिड में बोलते हैं, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। और जब साथ ये बात होगी ना या प्रोटीन की, प्रोटीन की, तो हमें क्या है रासायनिक नाम के तौर पे जो यूनिट है ना, ये अमीनो, अमीनो बताया था, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। अब इसी के बारे में हमें चीज और समझनी होगी कि अमीनो एसिड के बारे में, जैसे हमारे शरीर ने बताया सामान्य रूप से 22 अमीनो एसिड की हमें आवश्यकता होती है, यानी अमीनो एसिड मतलब 22 प्रकार के प्रोटीनों की, क्योंकि यूनिट्स में इसकी हम बोल रहे हैं प्रोटीन को अमीनो एसिड, यानी कि आपको बोल रहे हैं बायोलॉजिकल भाषा में समझ लो एक तरह से, ऐसे कि हम अमीनो में, डॉक्टर लैंग्वेज में अगर आप बोलते हैं तो अमीनो एसिड 22 की होती है, और 10 हमें भोजन के रूप में बाहर से लेने होते हैं। टोटल 22 है, 22 में से 12 तो साथी स्वयं बनते हैं शरीर में, और 10 हमें भोजन से बाहर से लेने होते हैं। जो भोजन में, ऐसे गाजर से हम ले रहे हैं कैरोटीन, एल्बुमिन अंडा से, जिलेटिन दूध में पाया जाता है, मायोसिन मांस में, तो यहाँ से प्रश्न आते हैं। और जो 12 है, 12 + 10 ये कॉन्सेप्ट होगा, वो टोटल 22। तो 22 अमीनो एसिड की हमें जो प्रोटीन है उनकी आवश्यकता हमारे शरीर को पड़ती है, शरीर के कार्य के लिए, संचालन के लिए, रक्त का थक्का बनाने के लिए। हमारी चोट वगैरह लग जाती है तो रक्त बहता है, तो वो उस रक्त के थक्का को जमाने के लिए प्रोटीन ही कार्य करता है। नहीं तो अगर प्रोटीन कार्य नहीं करेगा तो रक्त सारा चोट लगेगी, बह जाएगा, पतला हो गया। उसमें जो विटामिन के है वो सहायक होता है रक्त का थक्का बनाने में। तो सारा कुछ है बॉडी में। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है एनर्जी फॉर्म, जो हमारे शरीर को एनर्जी दे रही है,
ये स्टार्च वगैरह में, कार्बोहाइड्रेट आलू में पाया जाता है, तो ये हमें एनर्जी देती है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन हमारे चयापचय क्रियाओं को एक्टिव करती हैं। आगे आते हैं एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट, और प्रश्न में चलते हैं। यहाँ ये प्रश्न आया हुआ है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। अब यहाँ पे स्कर्वी आप देख रहे होंगे तो स्क्रीन में दिख रहा होगा, रिकेट्स, रतौंधी, बेरी बेरी। तो यहाँ पर साथियों क्या है, यहाँ पर स्कर्वी इसका आंसर बताएगा विटामिन सी की कमी से ये। तो आपको क्या है, जो एग्जाम में तैयार कर लेने हैं जो बीमारी है ना, जैसे इनसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, और बी के फिर बी कॉम्प्लेक्स बताए हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B6 के बाद B7, B9, 9 के बाद B12। तो ये भी कॉम्प्लेक्स बताए गए हैं। तो इनके आपको क्या करना है, यही हमें डेप्थ में पढ़ने हैं, आहार एवं पोषण में। इनके रासायनिक नाम हर बार प्रश्न आते ही आते हैं, इनके रासायनिक नाम और इनसे क्या बीमारियां हो रही हैं, तथा ये किस फलों अनाजों में किस चीज में पाए जाते हैं, और कैसे कैसे मतलब इनसे बीमारियां हो रही हैं, रोकने का रोकथाम। तो ये सारी चीज आहार एवं पोषण में रखा गया है। तो वही चीज हमें कवर करनी है। वही प्रश्न यहाँ पर आया है कि विटामिन सी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी से स्कर्वी होता है। तो आपको यहाँ पर हम लिख देते हैं, अगर आपके पास नोट्स ना हो तो, जैसे विटामिन ए, सी, डी, ई, के। अब जो विटामिन है ना साथियों, एक प्रश्न यही बनता है कि विटामिन ए और बी और सी, एक प्रश्न क्या आता है, कि जल में घुलनशील निम्न में से कौन सी विटामिन है, या बसा में घुलनशील कौन सी विटामिन है। तो ये सारी है ना, ये है हमारी बसा में घुलनशील विटामिन। बसा यानी फैट, बसा में घुलनशील। और ये वाली विटामिन है बी और सी, केवल ये जल में घुलनशील है, यानी कि ये विटामिन जल में घुल जाएंगे, और ये विटामिन घुलती नहीं है। तो अब आपको ऐसे याद करना, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। तो सबसे ज्यादा विटामिन आप देखेंगे संतरे में विटामिन पाई जाती है, आंवला में पाया जाता है, और नींबू में पाया जाता है। सबसे अधिक आंवला पाया जाता है विटामिन सी, नींबू में पाया जाता है। तो हम शिकंजी नींबू पानी वगैरह बनाते हैं तो विटामिन सी होता है, तो वो घुल जाती है पानी में। तो ऐसे आपको याद रखना, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह होता है वो भी घुल जाती है। तो बी के साथ सी आपको कोरेट करे करना है कि दोनों जल में घुलनशील है, बाकी अघुलनशील है। क्योंकि बाकी का नींबू पानी वगैरह किसी में कोई यूज नहीं हो रहा, फिर बॉडी में हो रहा है विटामिन डी का कैल्शियम के रूप में। और विटामिन ऑक्सीकरण विटामिन ई करती है, ऑक्सीडेशन होता है क्रिया वगैरह, और मुक्त ऑक्सीजन रिलीज करता है, फर्टिलाइजेशन के विटामिन ई होता है। तो ये इसके लिए विटामिन के है, सी है ब्लड का रक्त का थक्का बनाने के लिए। तो ये क्या है, बसा में घुलनशील है, जल में घुलनशील नहीं है। तो सीधे सीधे एक प्रश्न यहाँ से भी आता, तो ये आपके लिए कंफ्यूज नहीं हो रहा, आपको नोट कर लेने हैं। अब यहाँ पर क्या है, आपको एक ही क्लास में सारी चीज बता देते हैं, नोट्स भी बता देते हैं, आपको बन जाते हैं, और बाकी चीजें वो प्रश्न आ रहे हैं तो सभी इसलिए महत्वपूर्ण वीडियो है। ये विटामिन ए यहाँ पर लिख देते हैं, ए, सी, डी, ई और के। इनके रासायनिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर में आता है नहीं, मिलान में आता है। तो मिलान में भी आपको क्या करना है, याद कर लेना है। पहला है ये रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम है, इनका रासायनिक नाम लगे हैं रासायनिक, रेटिनॉल। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी को बोला गया है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई को रखा गया है, बोला गया है टोकोफेरॉल। डी को कैल्सीफेरॉल और ई को टोकोफेरॉल। विटामिन के को बोला गया है, इरेज कर देते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सुन लीजिए दोबारा से। विटामिन के को यहां पर बोला गया है नेप्थो क्यू9 या फैला Q9। तो विटामिन के का रासायनिक नाम ये है, फिर से दोहरा देते हैं आपको एक बार, जिससे आप नोट्स कर लो बिगनर्स वगैरह। विटामिन ए को रेटिनॉल बोला गया, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल बोला गया, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई है जो टोकोफेरॉल, और के को बोला नेप्थे Q9, एग्जाम में आता है के वाला भी, और फैला Q9। ये तो बसा में घुलनशील विटामिन के रासायनिक नाम हो गए। अब जो बी और सी है ना, बी और सी इनका भी हमें आना चाहिए। तो बी में बहुत कॉम्प्लेक्स हुई है, बी के यानी कि B1 है, तो पहले B1 का नाम होना चाहिए याद हमें, B2 का भी हमें याद होना चाहिए, B3 का भी याद होना चाहिए।
तो V1 को क्या करें यहाँ पर, थायमीन। अब एक चार्ट वाला है ना, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। थायमीन, राइबोफ्लोमीन, राइबोफ्लोमीन। विटामिन इंपोर्टेंट है 3, निकोटीन, 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 निकोटीन अम्ल बोलते हैं विटामिन B3 को, और B3 को विटामिन पी भी बोलते हैं, विटामिन पी, B3 को। तो B3 तक लिख लिए। फिर साथियों आगे चलते हैं रेज करके। B3 का B4 कोई नहीं है, B5 आती है, B6 आती है और B7 आती है। तो B5 को क्या बोला गया यहाँ पर, पेंटेथोनिक अम्ल, पेंटेथोनिक था, पेंटेथोनिक अम्ल। B6 को पायराडॉक्सिन, पायराडॉक्सिन। 4-5 बार दोहराएंगे और रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। B7 को बायोटीन, ठीक है। B9, B9 को इंपोर्टेंट है ये, फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल। फीमेल के लिए तो बहुत इंपोर्टेंट है ये, बेबी बर्थ के लिए होता है। साथ ही फॉलिक एसिड की कमी के कारण मिसकैरेज हो जाते हैं, तो इसलिए दवा वगैरह आज के लिए चलती है, मिसकैरेज की संभावना कम हो, क्योंकि शरीर में फॉलिक एसिड कम हो जाता है तो मिसकैरेज ज़्यादा हो जाते हैं, बेबी वगैरह खराब हो जाता है। तो उसमें क्या है, जो हमारे एप्पल में भी फॉलिक अम्ल एसिड पाया जाता है, इसलिए पहले लोग बोलते एप्पल वगैरह खाना चाहिए, पालक खाना है। तो ये चीज़ें जो आपको याद करनी है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते आते हैं, अभी आगे प्रश्न आएंगे तो डेप्थ में समझाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ चीज आपको ये बनाना है तो नोट्स बना लो ये वाले। B12 को क्या है, साइनोकोबालीन, ठीक है। फिर से दोहरा देते हैं आपको, क्योंकि रेज कर दिया था। B1 को थाइमीन बोलते हैं, B2 को राइबोक्लोमीन, ऐसे ही आपको फिंगर्स पे याद होनी चाहिए। B3 जिसे विटामिन पी बोला गया था, निकोटिक अम्ल बोला जाता है। B5 पेंटाथोनिक अम्ल, B6 पायरेडॉक्सिन, B6 के बाद आता है B7 जिसे विटामिन H भी बोलते हैं, ऐसे आप लिख लेना। B9 इसे विटामिन M भी बोलते हैं, M जो फीमेल के लिए बताया था ना, वो विटामिन 9 फॉलिक अम्ल था, तो M से याद कर लेना। तो ये आपको याद करने हैं, और कौन कौन सी बी कॉम्प्लेक्स से विटामिन नहीं है वो भी लिख देते हैं। B4, B8 जिससे आप एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो, B10 और B11 ऐसे आप लिख लेना है। ये क्या है ना, ये बी कॉम्प्लेक्स मैंने ये विटामिन बता ही नहीं गई है, ये मान लो बता ही नहीं, मतलब इन द सेंस यहाँ पर खोज नहीं हुई है, जैसे भी इन्होंने, जैसे B1 है ना, B2 ऐसा आती है, तो इसमें क्या सिमिलरिटी पाई गई, तो इसलिए B1 का B2 रखा गया है। अब बाद में क्या था, जो समानता नहीं पाई जाती है, 3 के बाद B4 ना रख के सीधे B5 आया, तो यानी बीच का गैप छोड़ दिया गया B4 में, तो उस चीज की खोज नहीं हुई है, वो चीजें साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर पाते, इसलिए चीजें बीच में खाली छोड़ दी जाती, ना कि उनको ये मना कर दिया स्वीकार से कि है नहीं है। तो ये चीज आप ना मान के चले, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से भी समझ ले भी ये बताई नहीं गई है, तो ये है नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद करना है। नेक्स्ट प्रश्न जो चलते हैं साथियों, पहले ये प्रश्न आपको कराना था साथियों। हाँ, ये इसमें पूछा गया है कि बसा में घुलनशील विटामिन का समूह कौन सा है। जो बसा में घुलनशील था ना, आपको बताया था, जो बसा में घुलनशील और जल में घुलनशील, दो टाइप की विटामिन थी, वसा और जल। तो इसमें ये बसा वाला पूछा है, A, D, K, E, B और C और D, B12। तो ये बसा में है ना, बसा में घुलनशील ये वाला है, A, D, E, K। जल में घुलनशील कौन सा है, बी और सी, बी और सी। क्यों जल में घुलनशील है, क्योंकि नींबू वगैरह में, संतरा वगैरह से विटामिन सबसे अधिक पाए जाते हैं, आंवला में, तो जल में घुलनशील है, नींबू से कंजी रहता है, ऐसे कोट करके आप याद कर लेते हैं। बी के साथ सी के साथ कौन है, बी पास में, तो ए बी और सी जल में घुलनशील है, ऐसे कर याद कर सकते हैं। A, D, E, K ये बसा में घुलनशील है, सीधे सीधे एग्जाम प्रश्न आते हैं ये, और इंपोर्टेंट भी है साथ में। रतौंधी किस विटामिन की कमी का मुख्य लक्षण है। जो रतौंधी बीमारी है ना, नाइट ब्लाइंडनेस, इसका रतौंधी का मतलब होता है रात को दिखाई नहीं देना, बहुत से बच्चों में पाई जाती है, बुजुर्गों में भी होती है कि रात होने के बाद शाम को दिखाई नहीं देता उनको, तो रतौंधी की बीमारी बोलते हैं। अब वो रतौंधी की बीमारी किस विटामिन की कमी से हो रही है, विटामिन डी से, के से, ए से, ई से। तो यहाँ पर विटामिन ए की कमी, विटामिन ए की कमी से यहाँ पर हो जाती है, रेज करते हैं गलत वो से, विटामिन ए की कमी से यहाँ पे हो जाता है रतौंधी की बीमारी।
और विटामिन ए सबसे अधिक किस में पाई जाती है? गाजर में। सोचो, बहुत ज्यादा पाई जाती है गाजर में विटामिन। जितनी भी आंख से संबंधित बीमारी होगी ना, कॉन्सेप्ट बताया, इतनी आंखों से संबंधित बीमारी होंगी तो वो विटामिन ए की कमी के कारण ही होती हैं। अंधापन होना, धुंधला दिखना, कॉर्निया से रिलेटेड कोई बीमारी है ना, मतलब जैसे भी है, मतलब एक, तो वो आपको कोरेट करके ऐसे याद कर लेना है कि वो आंखों की बीमारी विटामिन ए का कारण है, जो कमी हो रही होगी शरीर में। और अधिक आप कौन खा रहे हैं? गाजर वगैरह, गाजर खाएंगे, सबसे अधिक विटामिन गाजर में पाई जाती है विटामिन ए। तो इसलिए आंखों के लिए सबसे अच्छा गाजर को बताया गया है। आपको निगलेक्ट नहीं करना, गाजर खाते रहना है स्टूडेंट को तो और भी ज्यादा, क्योंकि आंखों की बीच में तो डेली आप पढ़ते हो, लैपटॉप वगैरह, मोबाइल चलाना, ये करना। किस खनिज की कमी से घेंगा रोग होता है? अब जो घेंगा रोग है ना, वो किसकी कमी से होता है? घेंगा, ये गले में ग्रंथि होती है थायराइड। यहाँ क्या है, यहाँ सूजन हो जाती है घेंगा रोग के, यहाँ गले में थायराइड ग्रंथि यहाँ बाहर निकल आता है गले का, आपने देखा होगा गोल गोल सी गांठ टाइप की, वो होता है घेंगा रोग। तो कैल्शियम के कारण, आयरन के कारण, आयोडीन की कमी के कारण, मैग्नीशियम की कमी के कारण, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और रिपीटेड होता रहता है। ये आयोडीन की कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण, इसलिए हम नमक वगैरह आयोडीन युक्त लेते हैं जिससे कमी ना हो पाए। टाटा नमक वगैरह है जो वेरीफाइड नमक है, जो जो IFSI द्वारा ट्रस्टेड है, उनमें आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। अब लोकल नमक वगैरह खाओगे 2 रुपए 5 रुपए बाद, उनमें आयोडीन नहीं होता, तो वो शरीर को मिल नहीं पाता आयोडीन। तो उसकी कमी से थायराइड ग्रंथि है गले में, वहां ये बीमारी हुई थी घेंगा। ये इसका आंसर होगा आयोडीन। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है? अब जो हमारे चोट लगी है ना, चोट लगने के बाद क्या है कि अगर रक्त का थप्पा नहीं जाएगा तो सारा खून निकल के बाहर बह जाएगा, ये समझ लो। तो वो क्या करता है, इसे तुरंत चोट लगी, तुरंत चोट लगने के बाद वह जाली नुमा बनती आती हैं और धीरे धीरे उसको, जहाँ चोट लगी उसको पूरा कवर कर लेती है, वो झिल्लियां जाली बन के धीरे धीरे। तो वो एक बार नेक दरवाजा थोड़ा जम जाती, जमने के बाद थक्का बन गया, फिर वहां से क्या है, वो लेयर बंद होगी तो खून रुक गया वहां। और वो लेयर नहीं बनेगी, जाली नहीं बनेगी तो खून बह जाएगा पूरा। तो वही चीज पूछे, अब इसमें कौन सी विटामिन काम करेगी लेयर बनाने में, जाली बनाने में? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई। तो इसका आंसर होगा विटामिन के, जो हमने आपको बताया भी था। विटामिन ए का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है रक्त का थक्का जमाने में, इतना इंपॉर्टेंट है कि मान लो हम लगी हुई है, चोट लग गया, नहीं विटामिन के की कमी हो गई, किसी किसी देखी होगी चोट किसी के लग जाती है ना, तो उसका खून पतला होता है, बहता रहता है, लेट से मतलब रुकता है। तो इसी विटामिन की कमी होती है उसकी बॉडी में, लेट से खून रुक रहा है। किसी के चोट लगी, तुरंत जम गया, जाली सी पपड़ी वपड़ी सी बन गई उसमें, तो वो ब्लड रोक लेता है। तो वही चीज थक्का यहाँ पर बोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न के चलते हैं। BMR का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ BMR भी इंपोर्टेंट है, BMI, BMR और BMI, ये दोनों इंपोर्टेंट है। बॉडी मास इंडेक्स और BMR का पूछा है, तो यहाँ पर क्या पूछा है? BMR का आपको बताना, बॉडी मास रेट, ब्लड मेटाबॉलिक रेट, या बेसिक मसल्स रेट, और या बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो यहाँ पर बेसल मेटाबॉलिक रेट जो फुल फॉर्म है इसकी, ऑप्शन डी इसका सही होगा। याद है, फुल फॉर्म को आप लिख लो, बेसिक बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये डी है इसका आंसर। ठीक है, सीधी सीधी लिख लीजिए, याद करने की चीज है आपको। BMI का बॉडी मास इंडेक्स है, वो भी यहाँ प्रश्न आएगा तो समझा देंगे, नहीं तो उसका भी नोट कर लो। BMI, BMI, बॉडी डबल मास INDI इंडेक्स, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट प्रश्न के चलते हैं। चयापचय की वह प्रक्रिया जिससे नए ऊतकों का निर्माण होता है, जैसे मांसपेशी बनना, क्या कहलाता है ये? अभी चयापचय ना, हमारी बॉडी में पूरी चयापचय क्रिया होती है, जिसे अंग्रेजी में मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसी मेटाबॉलिज्म की क्रिया के कारण हमारी सारी चीजें शरीर में घटित हो रही हैं। ऑक्सीजन का रेडिएशन क्रिया हो रही है, जो हमारे खाना खा रहे हैं ना, पूरा खाना का पोषण हो रहा है, वो चयापचय क्रिया के कारण। किसी लेट से भोजन पचना, तो वो चयापचय क्रिया की उसकी बॉडी में दर कम है, तो उसके लेट से भोजन पच रहा है, तो पेट निकलना, पेट फूल जाना, जो हुआ जिसका मेटाबॉलिज्म हाई होता है, उसकी सारी एक्टिव होता है, वो स्वस्थ व्यक्ति होता है। इसलिए योग काम क्या करता है, मेटाबॉलिज्म पर सीधे मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। तो इसलिए मेटाबॉलिज्म का बॉडी में यही प्रश्न पूछा गया, इसलिए क्या वो करता है, मांसपेशियों का क्या है, क्या कहलाती है? तो श्वसन में चयापचय कहलाती है वो क्रिया, उपचय कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। तो यहाँ पर उपचय क्रिया कहलाती है, उपचय, उप, इससे क्या है, उपचय से
ये ऊर्जा का उपयोग, उपचय क्रिया का नाम है। ऊर्जा क्या करते हैं, उपचय क्रिया, ऊर्जा का उपयोग किया, जो हमारे शरीर में बॉडी बन, हमारे शरीर में ऊर्जा बनी ना, तो उस ऊर्जा का इसने उपयोग करके ये क्या किया, हमारे ऊतक का निर्माण करने में सहायक कर दिया, इससे ऊतक बनने हैं इस ऊर्जा से। तो ये उपचय क्रिया कहलाती है। इसी चीज को यहाँ पे पूछा गया, डेप्थ से भी चीजें पूछते हैं तो आपको सारी चीज समझनी है। शरीर की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है, यानी शरीर की एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है, डीएनए को, प्लाज्मा को, एटीपी को, आरबीसी को। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ एटीपी को बोलते हैं एडिसोनिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, एटीपी फुल फॉर्म। जो हमारी शरीर में ऊर्जा बनती है ना, प्रोटीन वगैरह की ये सारी क्रियाओं का एंड बनता है, तो एटीपी फॉर्म में वो बाद में टूटता है। एडिसोनिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म में आते हैं एडिसोनिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आपको याद कर लेना, बहुत अच्छा। इसे ही ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं, ऊर्जा का बोलते हैं, ये संचित रहती है एटीपी के रूप में हमारे शरीर में, एटीपी के रूप में ऊर्जा, एडिसोनिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। उपवास के दौरान जब बाहर से भोजन नहीं मिलता, शरीर सबसे पहले किस संचित ऊर्जा का उपयोग करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रोटीन का, ग्लाइकोजन का, हड्डियां का, वसा का। तो ये ग्लाइकोजन है। ये ग्लाइकोजन क्या है साथियों, अब इसको हमें समझाना है, एक्सप्लेन करना है। तो जो हमारा लीवर है ना, जैसे हम भोजन खा रहे हैं, तो भोजन का क्या मतलब है, लास्ट की जो हमें यूनिट बताई ना, तो ग्लूकोज के रूप में स्टोर होता है हमारे शरीर में, हमारे खून में ऊर्जा ग्लूकोज के रूप में फॉर्म में चली जाती है। लेकिन जब अतिरिक्त होती है, अतिरिक्त क्या करता है, वो लीवर में चला जाता है और ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठी हो जाती है, वो ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लीवर में इकट्ठी हो जाती है। तो वही क्या करता है पूरे शरीर में, जब जैसे अंग को हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा खत्म होगी, एनर्जी खत्म होगी, तो वो लीवर से जो दोबारा वापस से ग्लाइकोजन बाहर आके ऊर्जा के फॉर्म में फिर बदल जाता है। तो हमारे लीवर में दो प्रश्न बनते हैं यहाँ से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोजन रूप में इकट्ठा रहता है, प्लस ग्लाइकोजन कहाँ रहता है, ये ग्लाइकोजन फॉर्म तो हमारे लीवर में संचित रहती है। जैसे हमारी बॉडी को आवश्यकता होगी, ग्लाइकोजन बाहर जाएगा और ऊर्जा देगा हमारी बॉडी को। तो एक तरह से पूरा कार्य बॉडी में चलता रहता है स्ट्रक्चर में, कि हमारे हमने भोजन नहीं किया, जैसे हमने उपवास वगैरह, जो वही प्रश्न है उपवास के वगैरह के समय, तो ये ग्लाइकोजन कार्य कर रहा है हमारे शरीर को, जो एनर्जी दे रहा है चलने फिरने की, बोलने की, ये तो ग्लाइकोजन। लेकिन शरीर में से ग्लाइकोजन कमी होती है तो फिर भी थकान वगैरह आती जाती है। तो हमारे शरीर में स्टोरेज हर चीज की पहले से मात्रा रहती है, कमी पड़े तो तुरंत वहां पहुंचा दिया जाए, इतना हमारा शरीर में सब चीज दी गई है पहले ऊपर से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दालों शाकाहारियों के लिए किसका सबसे अच्छा स्रोत है, यानी दालें हैं वो शाकाहारी, किससे अच्छा, दाल से क्या मिलता है वो बताए? प्रोटीन, वसा, विटामिन, विटामिन डी। तो यहाँ पे प्रोटीन मिलता है दालों से। और अगर यही प्रश्न आ जाएगा, आपको कोरिलेट करके बताते हैं सबसे ज्यादा साथियों, जो हमारी दाल है ना, लिख देते हैं यहाँ पर एज करके, जो उड़द की दाल है ना, पीली वाली साथियों दाल है उड़द की दाल, सबसे ज्यादा प्रोटीन उसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया था दाल में, जो उड़द की दाल है। और जो अरहर की दाल है ना, अरहर अरहर की दाल में सबसे ज्यादा आयरन पाया था, एपी। इसलिए जो बाहर स्टूडेंट वगैरह थे, हॉस्टल वगैरह हो, आयरन की पूर्ति करने के लिए अरहर की दाल ज्यादा खाते हैं। अरहर की दाल के लिए मतलब सबसे ज्यादा स्रोत अरहर की दाल माना गया है। उड़द की दाल किसका स्रोत सबसे ज्यादा माना गया है? वो प्रोटीन, सबसे अधिक मात्रा प्रोटीन में होती है। सोयाबीन भी होता है, सोयाबीन में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है, सोयाबीन। ये प्रश्न आते आते हैं, इसलिए आपको समझा रहे हैं, डेप्थ में फालतू में नहीं समझाए जा रहे। उन चीजों को हम नोट कर लिया और समझ लिया करो। सबसे ज्यादा सोयाबीन में पाया जाता है। तो यही यहाँ प्रश्न आया कि दालों शाकाहारी के लिए, शाकाहारियों को इन द सेंस यहाँ पर क्या जोड़ा गया है? शाकाहारी का मतलब है जो भी मांस, मीट, मदरा, जिस प्रोटीन उसमें ही पाया जाता है, अंडा, एग में पाया जाता है, तो वो नहीं खा रहे, दालों से पूर्ति, अपनी पूर्ति कर रहे हैं शरीर की। तो वो यहाँ पूछा गया दालों से। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना, आपको अच्छे से समझना है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का संबंध किस पोषक तत्व से है? वसा से, प्रोटीन से, विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से। तो ये कार्बोहाइड्रेट से इसका संबंध है, बहुत अच्छे से समझाएंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है और कैसे क्या है। कार्बोहाइड्रेट साथियों क्या होता है इसमें, जो एनर्जी फॉर्म में लास्ट में टूटता है, ऊर्जा। और इसका क्या नाम, वो क्या है इसका, ग्लूकोज, ग्लूकोज रूप में होता है। तो हमारा ये साथी ब्लड वो होती है ना, हमारा डायबिटीज, मधुमेह वगैरह होता है,
तो उसमें क्या है, रक्त में शर्करा की मात्रा यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो उसी ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ना, उसी ग्लाइसेमिक इंडेक्स से हमारा नापा जाता है कितनी शरीर में, बॉडी में हमारी कितनी ग्लूकोज की मात्रा 3 महीने तक की HbA1c टेस्ट बोलते हैं। HbA1c ये टेस्ट होता है ना, HbA1c ये यही चीज बताता है 3 महीने की आगे की डायबिटीज की संभावना बता देता है कि जैसे अभी आपकी 120 है डायबिटीज का, मान लो प्री डायबिटीज में आता है 120, तो 150 के आसपास लिखते हैं, 150 के पास जैसे आपका डायबिटीज है अभी मधुमेह डायबिटीज टाइप 2, ठीक है, टाइप 2। तो अब ये क्या है, 3 महीने बाद ही एक्सपेक्टेड बता देगा कि आपकी 160 के पास रहेगी या 155 के आसपास यानी कितनी रहेगी। तो HbA1c यही चीज बताता है। HbA1c क्या बताता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ना, इसमें ग्लूकोज की मात्रा को नाप के बता रहा है कितना है। ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज बोले, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म को ग्लूकोज बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट की ना, कार्बोहाइड्रेट, इसकी यूनिट क्या है, सेकेराइट है। कंफ्यूज नहीं होगा, सारा डेप्थ में समझा देना, लेकिन वीडियो बड़े हो जाएगी। अब इन कार्बोहाइड्रेट्स को 3 भागों में बांटा गया है, एक्सप्लेन कर ही देते हैं साथियों। यहाँ पे क्या है ना, कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। कार्बोहाइड्रेट, इसकी यूनिट क्या थी, सेकेराइट। तो यहाँ पर सेकेराइड पे पहले मोनोसेकेराइड यानी एक इसमें मात्रा हो सेकेराइड की, मोनो बोला। फिर डाई सेकेराइड, डाई यानी 2 मात्रा। फिर पॉली यानी 2 से अधिक पॉलीसेकेराइड। अब यहाँ से प्रश्न आते आते हैं। तो मोनोसेकेराइड में क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, यानी इसी में मोनोसेकेराइड में जो ग्लूकोज आया था ना, HbA1c में टेस्ट आता था, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ग्लूकोज मात्रा ना बढ़ा एनर्जी फॉर्म में, तो वो इसी में मोनोसेकेराइड में आते हैं। यही प्रश्न आता है कि मोनोसेकेराइड में क्या क्या आते हैं, ग्लूकोज, जैसे ब्लड शुगर में पाया जाता है ग्लूकोज फॉर्म में सीधे। फ्रक्टोज सबसे अधिक मीठा चीनी की तरह फ्रक्टोज होता है, तो ये फल में पाया जाता है। फ्रक्टोज जो हमें फल खा रहे हैं ना साथी, जो फल मीठापन लग रहा है, फल सेब खाया हमने, कोई भी फल खाया, मीठे का अभाव हो रहा है, तो उसमें फ्रक्टोज है, गन्ने का रस है, गन्ने का रस में फ्रक्टोज पाया जाता है। ये भी सीधे प्रश्न आते हैं कि फ्रक्टोज किन किन में पाया जाता है, तो गन्ने में पाया जाता है। गैलेक्टोज है, ये सीधे आंतों में पचती है, गैलेक्टोज यानी आंतों में। तो ये मोनो हो गए। डाइसेकेराइड में क्या है, माल्टोज, जैसे बीज, शर्करा, बादाम, काजू वगैरह इनमें पाए जाते हैं। लैक्टोज, सुक्रोज, ऐसे करके चीजें आपको समझनी है डेप्थ में। चार्ट बना लेना, आपके पास आइयो बना होगा, आपने बनाए होंगे, लेकिन जहाँ साथियों भी टाइम का अभाव है तो सारी चीज एक्सप्लेन करेंगे तो आगे प्रश्न नहीं हो पाएंगे। अभी इस प्रश्न का आपने आपको बता दिया क्या ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और जी क्या किससे संबंधित है। कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या है, सेकेराइड। तो इन सेकेराइड को 3 भागों में कार्बोहाइड्रेट को बांटा गया, मोनो, डाई और पॉलीसेकेराइड। मोनो में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आते हैं, डाई में माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज आते हैं। तो ऐसे करके आपको चीजें समझ ली हैं डेप्थ में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ध्यान और योग साधना के लिए कौन सा आहार सर्वोत्तम बताया। अब ध्यान और योग साधना के लिए आते हैं वो भी प्रश्न। राजसिक, तामसिक, फास्ट फूड, तामसिक, सात्विक भोजन बताया गया, सभी को पता हो, इजी। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। ऐसी प्रश्न लगा जाएंगे जो समझाने की वहां समझाएंगे। हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कौन से 2 खनिज सबसे जरूरी है। हड्डी और दांतों के लिए आयोडीन और जिंक, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस, आयरन, कॉपर। तो हड्डियों की मजबूत, जैसे कि आप भी जानते हैं, हड्डी का यहाँ जब बात होगी मैं कैल्शियम जरूर लाएगा शब्द, कैल्शियम। तो कैल्शियम आप बचपन में सुनेंगे, हड्डियां कैल्शियम से मजबूत होती हैं। तो कैल्शियम और हड्डियों क्या पाया था, फास्फोरस, इनसे ही मिलकर सबसे अधिक मात्रा इन्हीं को हड्डियों को चाहिए होती है, इनसे मजबूती आती है कैल्शियम और फास्फोरस से। ठीक है, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। BMI का आ गया, जैसे हम साथी बता रहे थे, इसका फॉर्मूला पूछा गया है। BMI निकालने का सूत्र क्या है, जो BMI निकालते ना, तो जैसे बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, फुल फॉर्म याद कर लेना आप। तो इसमें फॉर्मूला पूछा गया है कि वजन, ऊंचाई, प्रीवियस ईयर में आया, 2 बार प्रश्न रिपीटेड हुआ है, इंपोर्टेंट है। 4 ऑप्शन बताएंगे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। वजन यानी वजन को हमें किलोग्राम में लिखना है, वजन केजी, किलोग्राम प्रति ऊंचाई। हाइट का, उसका हाइट का भाग लगा देना, यानी जितना ही वजन है तुम्हारे, जैसे मान लो 60 वजन है तुम्हारा, 60 kg, 60 kg में तुम्हारी कितनी हाइट है, तो जैसे 5 फुट किसी की हाइट है, तो 5 फुट का यहाँ पे भाग लगा देना, फिर वही BMI आ जाएगा, BMI। 12 आ गया किसी का BMI। तो ये ऐसे निकालते हैं, ऐसे ही एक पैरा पूरा एक BMI का एक मीटर है, उसे हम BMI से नापते हैं कि कौन कौन से
मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम इन द सेंस बोलते हैं मोटापे की अधिकता होना, ये बीमारियां होती हैं, तो उस बीएमआई से नापते हैं कि कितना अंतर आया है, किस श्रेणी में, 3 कैटेगरी बीएमआई को डिवाइडेशन किया गया, उसी तीनों से नापते हैं। 18 तक है, 18 से लिख देते हैं साथियों। हर चीज साथियों इंपोर्टेंट है, इसलिए जो चीज बता रहे हैं आप कर लेना। हर प्रीवियस ईयर में पूछे गए बीएमआई की फुल फॉर्म पूछी गई है, कैसे क्या है, तो ये ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं साथियों। 40 मिनट हो गए, 50% कवर करने हैं साथियों, लीसा करते हैं। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार योग में सफलता प्राप्त करने में बाधक तत्व कौन से हैं? योग में सफलता बाधक साधक दोनों तत्व बताए गए थे, तो वही यहाँ पे पूछा गया, 6 बताए गए थे ना, तो वहां आपने वीडियो में देखी तो वहां देख लें, ज्यादा एक्सप्लेन यहाँ करना नहीं है, यहाँ त्योहार को बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। भगवत गीता के अनुसार भोजन बनाने में कितने समय के बाद उसे तामसिक माना जाता है? यानी कि इसका मतलब ये होगा, हमने भोजन बना लिया, उसके बाद हमने छोड़ दिया 4 घंटे मान लो, 5 घंटे मान लो, तो वो तामसिक प्रवृत्ति का हो जाता है। तो वही टाइम पूछा है, कितनी बार तामसिक प्रवृत्ति का हो जाता है? 3 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, 1 घंटे बाद। सीधे सीधे भगवत गीता में बताएगा 3 घंटे तक छोड़ दिया तो तामसिक प्रवृत्ति का हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी उसमें समाहित हो जाती है उस भोजन में, इसलिए भोजन को दूषित बोला गया। दूषित का मतलब बोला गया कि तामसिक प्रवृत्ति का है, और बासी भोजन नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि उसमें नेगेटिव एनर्जी हो जाता है, इसलिए पकाकर खाना चाहिए हमें। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है? अब जो आयरन है ना, उसको बढ़ाने के लिए कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है? ये नहीं खाली हम विटामिन खाए जा रहे हैं, आयरन आयरन पालक वगैरह खाए जा रहे हैं, पालक में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, विटामिन की कमी है तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। एब्जॉर्ब कर होगा जी, एक दूसरे से कोरिलेट है, विटामिन हुए, खनिज हुए, ऐसा नहीं है कि कोई चीज एक कम हो रही है तो शरीर में दूसरी चीज भी संग जरूर पहले कुछ कम हुई होगी तब वो भी कम हुई है, तो कोरिलेट जुड़ी हुई है, इनसे सारी क्रियाएं घटित होती है, रासायनिक क्रियाएं, रिडक्शन वगैरह, चयापचय मेटाबॉलिज्म क्रिया। तो वही चीज पूछी गई यहाँ, प्रश्न आया कि शरीर में आयरन के अवशोषण को करने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? यानी शरीर में हमारा आयरन है जो ऑब्जर्व होगा शरीर में, तभी ऑब्जर्व हो, लगेगा नहीं तो ऐसे ही निकल जाएगा। कोई आयरन पालक खाते हैं तो पालक का आयरन पूरी बॉडी मिल नहीं पाएगा, उस विटामिन की कमी होगी, ऐसे समझ लो आप। तो वही पूछे किस विटामिन की, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, तो यहाँ पर क्या है, विटामिन सी को बताया गया है। शरीर में अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो हमारा आयरन है ना, आयरन के विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल, ये भी लिख देते हैं, प्रश्न आया है, एस्कॉर्बिक अम्ल रासायनिक नाम है इसका विटामिन सी का। ठीक है, जब रसायन केमिस्ट्री में बात करेंगे सी को, तो विटामिन सी का मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। जब हमारे एस्कॉर्बिक अम्ल कम हो जाएगा ना बॉडी में, तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में, यानी ये विटामिन सी की कमी होगी ना हमारे बॉडी में, विटामिन सी। तो हमें जो पालक वगैरह खा रहे हैं, सोचते हैं अरहर की दाल खा रहे हैं तो हमें आयरन भरपूर मात्रा में मिल रहा है, नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके शरीर में जब तक विटामिन सी भी मात्रा में नहीं है संतुलित में, तब तक आपको ये आयरन की लगेगा। ये बाल झड़ना, ये वगैरह, बाल झड़ना, हेयर फॉल, विटामिन सी होता है, विटामिन B12 होता है, इसके कारण होती है। विटामिन B5, विटामिन B6 यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, देखने को तो सभी कोलेट एक दूसरे, लेकिन एग्जाम में है तो विटामिन B7 है, बाल पकना, बाल झड़ना विटामिन B7 से है, ये है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछ लिया, विटामिन ई का राइबोफ्लोविन, रेटिनॉल, थायमीन, टोकोफेरोल। तो यहाँ पे विटामिन ई का हमने क्या बताया था, टोकोफेरोल बताया था, टोकोफेरोल। थायमीन विटामिन ई का नाम बताया था, राइबोफ्लोविन। ये सारे आपको याद कर लेना, पहले हमने बता दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, टाइम का अभाव है, बार बार एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ, टाइम का उसी में ज्यादा चला जाता है। खाद्य पिरामिड में सुरक्षात्मक भोजन किसे माना जाता है? जो खाद्य पिरामिड बनाया ना, उसमें सुरक्षात्मक भोजन, उसमें डिवाइडेशन किया गया भोजन का ऐसे करके पिरामिड में। तो इसी में से ये प्रश्न आया हुआ है कि उनमें जो हमने बताया संतुलित आहार वगैरह कैसे, तो उस खाद्य पिरामिड सुरक्षात्मक भोजन किसे माना गया? चीनी और गुड़ को माना गया, फल और सब्जियां, घी और तेल को, अनाज और दालों को माना गया है। तो फल और हरी सब्जियों को यहाँ में सुरक्षात्मक भोजन माना गया है। जो बोलते हैं ना सब अधिकतर लोग, हरी सब्जियां खाओ, फल खाओ, कोई भी डॉक्टर जब बीमार हो जाते हैं जब यही चीज बोली जाती है, ना कि आपको समोसे, कचौड़ियाँ, मोमोज बोले जाते हैं, तो ये चीज बोली जाती है खाने के लिए। लेकिन लोग बीमार होने के बाद ही ये चीज खाते हैं, और पहले वो चीज खाते हैं दूषित दूषित आहार जैसे बोलते हैं, वो चीज नहीं करनी है हमें, यही हम पहले से लाएंगे खाएंगे तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न तो चलते हैं। आहार में फाइबर का मुख्य कार्य क्या है? जो फाइबर है ना, फाइबर बहुल पोषक तत्व में हमने बताया था, फाइबर और जल,
रेशेदार पदार्थ होता है। फाइबर यानी खीरे में होता है, सैलेड सलाद वगैरह। तो ये हम लेते हैं तो क्यों खाते हैं, किस कारण हम लेते हैं भोजन के साथ? हड्डियां जोड़ने के लिए, ऊर्जा प्रदान करके, रक्त बनाना, पाचन तंत्र की सफाई और कब्ज के निवारण के लिए। तो पाचन तंत्र की सफाई और कब्ज के निवारण के लिए इनका कार्य क्या होता है ना साथियों, जैसे हमने भोजन किया, भोजन करने के बाद क्या होता है, हमने ये रेशेदार चीज ग्रहण की, जल भी ग्रहण किया। जल, और ये जल जो बहुल पोषक तत्व में जल था ना, और जो फाइबर था, इनका कार्य यही होता है हमारे खाने को पूर्ण रूप से पचाने का कार्य करना। अगर ये नहीं पचाएंगे, जल नहीं पिए, कम मात्रा, तो बोलते कब्ज की शिकायत होगी, तो वो इसी कारण होती है कब्ज वगैरह, जो कम मात्रा में पानी पीना है, पेट साफ नहीं होगा, कब्ज बन जाएगा, एसिडिटी रहेगी। और रेशेदार पदार्थ पदार्थ का भी कार्य होता है, जो आंतों को और ज्यादा एक्टिव, सक्रिय रखता है, आंतों की सफाई करता है, खाने को चिपकने नहीं देता है। तो खीरा, सैलेड्स वगैरह जो भी हम लेते हैं, तो उसका कार्य ये होता है भोजन के साथ करने से कि हमारा पाचन अच्छे से पच जाता है, कहीं भी मतलब उसका एक्टिव रहेगी। हमारे ये आता है तो वो उसको चिपकने नहीं देंगे, तो वो कब्ज रूप में कोई बीमारी नहीं होगी। तो वही यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, कब्ज रूप में बीमारी ना होना क्या कार्य है आहार और फाइबर का? तो पाचन तंत्र की सफाई, यानी कि पाचन तंत्र का मतलब उसको ज्यादा एक्टिव रखती है, और कब्ज वगैरह जो कोई बीमारी नहीं हो पाती है, ये होता है फाइबर का कार्य। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करनी है, आपको एग्जाम में प्रश्न आया तो आपको गलत नहीं करना है। चयापचय में अपचय क्या है? चयापचय का मतलब है चय और अपचय। अपचय, ये दो क्रिया है ना, चय अपचय एक ही बोल देते, चय और अपचय। इसमें ये पूछा गया अपचय क्या है। अब ये वाला पूछा गया अपचय क्या है। नए ऊतकों का निर्माण है, जटिल अणुओं का टूटना और ऊर्जा मुक्त करना है, विटामिन का निर्माण करना है, या ऊर्जा का संचय करना है। तो यहाँ पर इसका कार्य अपचय का ये बताया गया, जटिल अणुओं का टूटना और ऊर्जा मुक्त करना है। ये आपको याद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। दूध को पूर्ण आहार कहा जाता है, लेकिन इनमें से मुख्य रूप से किसकी कमी होती है? यानी कि दूध को पूर्ण आहार माना गया, लेकिन उसमें कुछ एक कमी है दूध में, जिसके कारण वो प्रश्न आया है। और जो प्रीवियस ईयर में आया, विटामिन ए कम है, विटामिन सी कम है, और आयरन कम है, या कैल्शियम कम है, या प्रोटीन कम है। तो यहाँ पर क्या है ना साथियों, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा देंगे, आपको भूलोगे नहीं कभी भी। जो दूध है ना, वो संतुलित आहार में रखा गया है, लेकिन उसमें अधिकतर सभी पाए जाते हैं मिनरल। उसमें क्या है, कैल्शियम वगैरह, प्रोटीन भी पाया जाता है, विटामिन भी होती हैं, सब कुछ है, लेकिन एक चीज की कमी है। क्या है वो? तो विटामिन सी की कमी है, और उसमें आयरन की कमी है। विटामिन सी की अब कमी है तो हम आपको बता दें, कभी नहीं बोलोगे क्यों कमी है विटामिन सी की। जो साथी विटामिन सी है ना, विटामिन सी ये खट्टी होती है, खट्टे पदार्थों में ज्यादा पाई जाती है, जैसे आंवला हुआ, और जो आंवला, संतरा वगैरह हुआ, जो भी तरल पदार्थ है उनमें मतलब ऐसे पाए जाते, खट्टी होती है, नींबू में पाया जाता है। तो अब दूध में डालूंगा तो फट जाएगा वो दूध, जैसे दूध में विटामिन सी डालूंगा तो फट जाएगा। तो इसीलिए नेचुरल तरीके से दूध में पाई नहीं जाती विटामिन, क्योंकि अगर वो होता तो दूध फट जाता। तो इसलिए प्रकृति ने उस चीज को बचाने के लिए उसमें विटामिन सी नहीं दी, ना आयरन दिया, ना विटामिन सी दी, क्योंकि दोनों एब्जॉर्प्शन, विटामिन सी और आयरन एक दूसरे से कंपोनेंट है, दोनों जुड़े हुए हैं। तो आयरन और विटामिन सी नहीं पाई जाती। ऐसे करके आप कोरिलेट करके चीज याद कर लो, एग्जाम में आए तो भूलोगे नहीं, क्योंकि विटामिन सी दूध को फाड़ देगी, इसलिए विटामिन सी नहीं पाया जाता उसमें। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। घेरंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आहार अपत्य में रखा गया है? जो घेरंड संहिता पत्ता पत्ता आहार है, उसमें पूछा पत्त में कौन है? घी, कुलत्थ, चावल, परवल। तो यहाँ पर कुलत्थ को बताया गया है वहाँ। बेसिक प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन समझना है तो वहाँ वीडियो देख सकते हैं। प्रोटीन का पाचन शरीर में कहाँ से शुरू होता है, और जो प्रोटीन है ना वहाँ कहाँ से शुरू हो जाता है, वो चीज प्रश्न आया। पचना कहाँ से शुरू हो जाती है? प्रोटीन मुख से ही शुरू हो जाती है, छोटी आंत से होती है, आम आंत से होती है, बड़ी आंत से होती है। तो ये आमाशय में प्रोटीन होता है, जो हम खाना खाते हैं, खाने में स्टार्च मिलता है, खाना खाने में जो मुख से ही शुरू हो जाती है खाने की क्रिया, पचने की क्रिया, तो वहां जो इसमें प्रोटीन का पूछा है, प्रोटीन का पचती है आंतों में, सॉरी आमाशय में। ठीक है, आमाशय से पचना शुरू होती है, आपको याद कर लें। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। योग में लहसुन और प्याज को किस श्रेणी में भोजन माना गया? योग के लिए योगी का आहार बताया गया, उसमें लहसुन प्याज को किस में रखा गया, वो प्रश्न है। राजसिक, तामसिक बोला है, सात्विक बोला है, पथ्य बोला है, निर्गुण बोला है। तो इसमें तामसिक प्रवृत्ति का, राजसिक प्रवृत्ति का बताया गया है। ये तामसिक प्रवृत्ति बढ़ाते हैं, इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाने चाहिए, ये वासना की ओर ले जाते हैं ये। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शरीर में पानी का एक प्रमुख कार्य
थर्मोसेरुकेशन है, जिसका क्या अर्थ है? अब जो जो बोला ना यहाँ पर थर्मो रेगुलेशन बोला गया, तो उसका क्या अर्थ है ये पूछा गया है। प्यास बुझाना बताया गया है, रक्त बनाना है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, हड्डियां मजबूत करना। तो ये इसका मतलब ही ये थर्मो रेगुलेशन का है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। साथ ही हमारा जो बहुल पोषक तत्व में पानी था ना, जो 5 रखे थे, फिर से आपको दोहरा देते हैं क्योंकि आपका रिवीजन हो जाए। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, पानी और रेशेदार पदार्थ। रेशेदार में खीरा वगैरह सैलेड्स आ गया, जब वो भोजन को पचाने का कार्य कर रहे हैं। पहले प्रश्न निकल गया। पानी का भी क्या यहाँ पर कार्य था, पानी को बता देते हैं। वो 5 से 6 लीटर पानी बोला गया ना पीने के लिए, वो इसलिए बोला गया है क्योंकि बहुल पोषक तत्व में रखेगा, जिनको शरीर की बहुल पोषक तत्व वो होते हैं जिनको शरीर की ज्यादा आवश्यकता हो। तो पानी की हमारे शरीर को अधिक आवश्यकता होती है। आवश्यकता क्यों, किस कारण होती है? क्योंकि इसी पानी से हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। और तापमान कैसे नियंत्रित रहता है? आपने गर्मी में देखा हो, पसीना आता है बॉडी से, तो पसीने का मतलब ये हमारा तापमान अंदर से नियंत्रित हो रहा है। वो जल है जो पसीने के रूप में बाहर निकल आया, तो तापमान को मेंटेन कर रहा है। तो ऐसे ही सर्दियों में हमारे प्यास कम लगती है, जैसे कि सर्दियों में प्यास कम लगती है, लेकिन वहां पे तापमान वह पानी भी नियंत्रित कर रहा है। यहाँ भी लेकिन कम पानी की मात्रा पी रहे हैं, लेकिन पसीना नहीं आया तो नियंत्रित है, इसलिए पसीना नहीं कर रहा है यहाँ से नहीं। तो ये हमारा कार्य है एग्जाम में, तो आपको भूलना नहीं है। शरीर के तापमान को नियंत्रित जल करता है। जल लिक्विड फॉर्म में ना, जल और खून, ब्लड, ऐसे याद कर लो। तो जी क्या शरीर के नियंत्रित यानी तापमान नियंत्रित कर रहा है जल, पानी। जो बीपी वगैरह बढ़ जाता है, बीपी वगैरह लोग पीते हैं ना, पानी पी लो, ज्यादा बैठ के पानी पी लो, बीपी बढ़ा है बैठ जाइए, तो वो तापमान नियंत्रित कर रहा है, यानी बीपी बढ़ा हुआ है उसको डाउन कर रहा है लो। तो वो ऐसे जल से कोलेट करके याद कर लीजिए, भूलोगे नहीं कभी भी। ऐसे कोलेट कर लिया करो, चीजें नहीं याद हो रही हैं तो। खाली कैलोरी का एक उदाहरण है, यानी कैलोरी का एक उदाहरण क्या है? दूध, फल, चीनी और कोल्ड ड्रिंक, अंडा। तो यहाँ पे चीनी और कोल्ड ड्रिंक है। चीनी अंडर सेंस का मतलब क्या है ना, खाली कैलोरी का मतलब है यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक में कोई भी एनर्जी नहीं होती। जैसे ये बोलते हैं ना, स्ट्रिंग पी लो, ये कर लो, वो कर लो, इतनी एनर्जी, ये कोई मतलब नहीं है उनमें। क्योंकि साथियों वहां क्या यहाँ लिख देते हैं, जो सैकरीन है ना, सैकरीन, ये कृत्रिम मिठास के लिए होती है, कृत्रिम मानव द्वारा बनाई गई है। कृत्रिम कृत्रिम चीनी, कृत्रिम मिठास। तो ये सैकरीन डलती है उसमें। सैकरीन का मतलब होता है, आप एक गिलास पानी लो ना, तो चुटकी भर भी सैकरीन डाल दोगे तो पूरा गिलास का पानी मीठा हो जाएगा। और आजकल सभी कोल्ड ड्रिंक, ड्रिंक वगैरह उनमें सैकरीन डाली जाती है, चीनी तो लीव नहीं आती है, क्योंकि सैकरीन का प्रयोग किया जाता है। सैकरीन अधिक मात्रा में मीठी होती है। तो ये कृत्रिम मानव द्वारा ये मिलावट की तरह से एक तो सैकरीन यूज करते हैं, मिलावट खोरी के तौर पर सैकरीन, जबकि सैकरीन बहुत खतरनाक है अपने शरीर के लिए। खतरनाक का मतलब ज्यादा सैकरीन मात्रा आप बॉडी में लोगे तो इंसुलिन इंसुलिन की कमी होती है, इंसुलिन नहीं बनती है। अगन्याशय, जो अगन्याशय है ना, अगन्याशय में जो हमारे बीटा सेल्स बन रहे हैं, हमारे अगन्याशय ग्रंथि है, बीटा सेल बनने हैं, तो उन बीटा सेल्स को ये सीधे प्रभावित करती हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जिससे हमें डायबिटीज हो जाती है। बीटा सेल जैसे बीटा सेल हमारे कम बॉडी में बनेंगी साथियों, तो उससे क्या होगा ना, बीटा सेल कम बनेगी तो इंसुलिन की कमी हो जाएगी बॉडी में। इस बीटा सेल का मतलब कार्य ये होता है कि इंसुलिन की मात्रा को ज्यादा बनाना। इंसुलिन का कार्य क्या होता है, जैसे मात्रा ज्यादा बनेगी तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज है, मात्रा देगा, उसको पचाती रहती है इंसुलिन। अब जैसे जैसे हमारे बीटा सेल नहीं बनेगी, तो बीटा सेल नहीं बनेगी तो इंसुलिन भी नहीं बनेगा, इंसुलिन की यानी बॉडी में कमी हो जाएगी। तो इंसुलिन की कमी होगी हमारे में, तो अब ग्लूकोज नहीं पचेगा, और जब ग्लूकोज नहीं पचेगा तो मूत्र के रास्ते से बाहर आने लगता है, खून में अधिक मात्रा हो जाती है, उसी को डायबिटीज लोग बोलते हैं। तो प्री डायबिटिक जो क्या आते हैं, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में बताई थी, तो वो सारी चीज यही चीज है। तो इससे हमारा क्या है, ये कोई कैलोरी नहीं है, फिर भी लोग उसको मतलब यूज करते हैं अपने शौक मौज ऐजे के लिए, लेकिन वो घातक है बहुत बीमारी के लिए, क्योंकि सैकरीन उनमें यूज होती है। सैकरीन, चीनी की मात्रा भी बहुत सल्फर पाई जाती है, ये भी चीनी के लिए आज लोग मना करते हैं, गुड़ ज्यादा खाने लगे हैं, क्योंकि डॉक्टर वगैरह चीनी के लिए मना कर देते हैं। तो जी कृत्रिम रूप में नहीं पाई, कृत्रिम रूप में है, ये मानव द्वारा बनाए हैं मिलावटखोरी के लिए, ना कि प्राकृतिक रूप में है। तो यही प्रश्न यही चीज पूछा गया कि प्राकृतिक रूप में होना मतलब किस में होते हैं, इम्पटी किस में नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेन अच्छे से कर दे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए फॉलिक एसिड, यहाँ पर प्रश्न आ गया, हमने बताया था। B9 क्यों महत्वपूर्ण है? हड्डियों के लिए, शिशु के तंत्र के विकास के लिए, त्वचा की सुंदरता के लिए, आंखों की रोशनी के लिए। तो यहाँ पर बेसिक प्रश्न है, यहाँ पर शिशु के तंत्र के विकास के लिए, यानी कि ये बेबी है ना, उसके विकास के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है विटामिन बी और विटामिन 12। जी बी, विटामिन बी
B9 और B12 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 और B9। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। यदि आप आवश्यकता से अधिक कैलोरी लेते, अब ये भी चीज़ है, हम कोई भी चीज़ अधिक आवश्यकता ले रहे हैं तो क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे प्रोटीन में अधिक आवश्यकता लेते हैं तो उनसे ही बीमारियां होती हैं, ऐसे नहीं है कम मात्रा में बीमारी होती है, अधिक ज़्यादा ले रहे हैं तो अधिक में भी बीमारियां हो जाती हैं। तो हमारी बॉडी बैलेंस रहना चाहिए, संतुलित। ये नहीं है कि आवश्यकता अधिक खा लिए प्रोटीन तो वजन बढ़ना है। ऐसी चीजें पूछा कि यदि आप आवश्यकता से कैलोरी होती है तो क्या होता है, वजन बढ़ता है, ऊर्जा की कमी हो जाती है, मांसपेशियों को नुकसान होता है, शरीर में वसा का संचार और वहन बढ़ता है। तो ये जब ज्यादा कैलोरी वाला हम लेते हैं, कैलोरी का मतलब होता है वसा युक्त हमने भोजन ज्यादा कर लिया, आलू के पराठे खा रहे हैं, घी चिकनाई डालडा बहुत रिफाइंड यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या हमारे शरीर में बहुत वसा संचय होने लगी है। वसा संचय होने से वजन बढ़ जाएगा, पेट तौन निकलने लगी है, तो वसा अधिकतर संचय हो गया। तो ये मेटाबॉलिज्म भी लो हो जाता है, जब हमारा फैट बढ़ने लगता है, बीएमआई यानी कि अधिक हो जाता है, बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। अनिवार्य अमीनो एसिड किसे कहा गया है? अमीनो एसिड है ना, अमीनो एसिड हमने बताया था, ये प्रोटीन वाला 22 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, 22 में से 12 हमारे शरीर में बनते हैं और 10 को हमें बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है। तो इसमें से ये पूछा है कि अमीनो एसिड किसे कहते हैं? जो शरीर खुद बनाता है उसे कहते हैं, जो केवल फलों से मिलते हैं, जो शरीर नहीं बनाता और आहार से लेने की जरूरत होती है, जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी में बताया गया, जो शरीर नहीं बना सकता और बाहर से लेने की अनिवार्य होती है। अनिवार्यता मतलब यहाँ पर शब्द इसने जोड़ा ना अनिवार्यता, वही अनिवार्यता का यहाँ पर चीज समझाना चाह रहा है। अनिवार्यता एनिमो एसिड क्या है? तो अनिवार्य एनिमो एसिड है यानी कि जो शरीर नहीं बना रहा लेकिन बाहर से उनको लेना है, और वो नहीं लेंगे तो हमें रोग हो जाएंगे। टोटल कितने 22 अमीनो एसिड थे, 22 में से 12 तो हमारी बॉडी बनाता है और ये 10 क्या बाहर से लेना अनिवार्य है। तो ये ऑप्शन सी उन्हीं 10 को बता रहा है, यहाँ पर लिख के अनिवार्य अमीनो एसिड क्या है। तो ये आपको अनिवार्य अमीनो एसिड भी याद कर लेना, यहाँ से प्रश्न सीधे मिलान में आता है। जो 10 बताए हैं ना, जैसे कैरोटीन, एल्बुमिन बताया, जिलेटिन, लिकोपीन बताया, मायोसिन, कैजोसिन, लेक्टाब्यून, कैसीन, गुटीन, लेगुमिन्स पाया जाता है, लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए। लेगुमिन्स, दाल मूंगफली मटर, इनमें लेगुमिन्स ज्यादा अधिक पाया जाता है। लेगुमिन तो हम दाल मूंगफली मटर खाते हैं ना, तो प्रोटीन वहां से मिल रहा है, लेगुमिन्स बाहर से। और ग्लूटीन है, गेहूं में पाया जाता है ग्लूटीन। ग्लूटीन ग्लूटीन किस में पाया जाता है? गेहूं और अनाज में। गेहूं और अनाज में। एक रिसर्च बताती है साथियों कि ग्लूटीन के कारण ही डायबिटीज लोगों को हो रही है, डायबिटीज टाइप 2 अधिक हो रही है। पहले के लोग ज्वार बाजरा खाते थे तो उसमें ग्लूटीन नहीं पाया जाता, लेकिन गेहूं है ना, गेहूं में ग्लूटीन की मात्रा पाई जाती है। तो एक शोध बताते हैं कि ग्लूटीन से भी डायबिटीज के कारण है, कारण माना है ग्लूटीन को, जो गेहूं में पाई जाती है प्रोटीन, यानी तो इससे भी डायबिटीज के रोगी बढ़ रहे हैं, ये बताया गया है। तो ये अभी नए अध्ययन बताए जा रहे हैं ऐसे, क्योंकि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है ना, हमें चीज बदल के खानी चाहिए। पहले के लोग क्या थे, कभी गेहूं की रोटियां खाते थे, बाजरे की रोटियां खाते थे, तो हमारी चीज बॉडी को बदल के चाहिए, एक ही चीज से एडिक्ट होते हैं और वो आहार भी दूषित आहार बन जाता है बॉडी के लिए। तो यहाँ पे आप प्रश्न समझ गए होंगे, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं तो करा दिए साथियों। किस प्रकार की वसा हृदय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी गई है? अब जो वसा है ना, वो किस प्रकार की वसा को हानिकारक माना गया है? शरीर में जो फैटी एसिड हो जाता है, फैटी एसिड बढ़ जाते हैं, सॉरी, फैटी लीवर हो जाता है, तो वसा के कारण फैटी लीवर वगैरह होती हैं जो भी है। तो एलडीएल एचडीएल बताए गए ना, कोलेस्ट्रॉल बताए गए हैं, वो सब वसा की चीजें हैं। तो इसमें यही पूछा है कि हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। तो यहाँ पर बोले गए हैं, चार ऑप्शन दिए हैं। मोनो अनसैचुरेटेड बोलते हैं, ओमेगा 3 फैसिड एसिड बोलते हैं, ट्रांस फैट बोलते हैं, पॉली एनरिच्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, किस प्रकार की वसा हृदय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी गई है? तो हृदय के लिए जो हानिकारक मानी गई, ट्रांस फैट बोली गई है यहाँ पर। इस चीज को समझने के लिए पहले आपको दो चीज समझनी होगी। वसा, वसा क्या चीज है, जो हमने एक्सप्लेन अभी नहीं किया ना, शुरू में एक्सप्लेन, तो अब आप यहाँ पर समझ लो वसा। वसा को साथ ही एक संतृप्त वसा बोलते हैं, संतृप्त, संतृप्त जो ठोस रूप में पाई जाती है। एक होती है असंतृप्त, जो द्रव रूप में पाई जाती है वसा। इस चीज को समझेंगे, पहले ये चीज समझनी होगी, संतृप्त वसा क्या है, असंतृप्त वसा क्या है। और जो संतृप्त वसा है साथ ही ठोस में पाई जाती है, जमा रूप में।
तो ये कहाँ पाई जाती है? जैसे मांस मछली वगैरह आदि में पाई जाती है। दूध, पनीर, मक्खन, घी तो संतृप्त है, यानी कि जमे रूप में फॉर्म, घी वगैरह जमा होता है, पनीर ठोस होता है। और ये असंतृप्त वसा क्या होती है? अब वसा चीज ना समझ पाओ तो एक तरह फैट समझ लेना, जो चिकनी चीज ज्यादा खा रहे हैं, चिकनाट वाली। तो असंतृप्त वसा क्या है? द्रव बताइए, तो द्रव के रूप में से क्या होता है? ऑलिव ऑयल पिघला होता है, कोकोनट ऑयल होता है, मछली का तेल होता है, ये असंतृप्त फैट है। अब इस ट्रांस फैट को समझते हैं, जो बहुत ही ज्यादा घातक है हृदय के लिए, जो प्रश्न आया है। तो यहाँ पर ये चीज है कि जो तले और भुने हुए भोजन करते हैं ना, उसमें क्या है? ट्रांस फैट अत्यधिक मात्रा में पाया संतृप्त रूप में, संतृप्त वसा के रूप में। जो संतृप्त वसा बताया था ना, संतृप्त वसा ठोस के रूप में। तो ये क्या है ना, जो तले भुजे अधिक जब मसालेदार भोजन खाते हैं, तो उसमें उस रूप में फॉर्म में पाए जाते हैं, ट्रांसपेरेंट फॉर्म में, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? ये ट्रांस फैट है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में होता है, ब्लड में से कहीं धमनियां होती है, उनमें कोलेस्ट्रॉल चिपचिपा पदार्थ होता है, एक तरह का, ये वो समझ लो, ये चिपचिपा पदार्थ है ये। तो ये क्या हमारी धमनियों में उन वहां पर जाएगा और वहां पे अपना घेर लेगा रास्ता को, जो ब्लड का फ्लो है ना, ब्लड का फ्लो को नहीं होने देगा, तो वो घेर लेगा। तो वो क्या है, और ज्यादा नली बड़ी होगा, थोड़ा चौड़ी होगी, फिर भी ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इससे वो हार्ट अटैक की बीमारी बना आते हैं। कोलेस्ट्रॉल यानी कि हृदय से पंप नहीं हो पाएगा, तो अच्छा, फिर जो फ्लो वो होता है ना ब्लड, तो उस ब्लड को फ्लो नहीं होने देता है, यानी कि ब्लड का फिल्टर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हार्ट अटैक की बीमारी होती है, और हार्ट अटैक की बीमारी आजकल साथी बहुत हो रही है। तो कोलेस्ट्रॉल उसमें कारण है। कोलेस्ट्रॉल में कौन सा कारण है? ट्रांसफैट। जो कोलेस्ट्रॉल का मतलब अंदर डेप्थ भी है, ट्रांसफैट। और ट्रांसफैट किससे बनता है? ट्रांसफैट हमारी बॉडी में तो अत्यधिक मसालेदार भोजन करने से, तले भुजे खाने से, तो उनसे बनता है। तो ये हमारे बाहर की चीजें खाने से ट्रांसफैट बनता है, ना कि हम वसा की बात हो रही है। हम नेचुरल तरीके से वसा लेंगे ना, तो वो चीज हमारे कभी नुकसान नहीं करेगी। नेचुरल चीज में देसी घी बताएगा, देसी घी। आजकल लोग डॉक्टर वगैरह देसी घी तक मना करवा देते हैं, क्योंकि यौगिक आहार वगैरह में चीज बताया है सुस्निग्ध आहार। सुस्निग्ध का आहार का मतलब बना है घी युक्त हो, क्योंकि हमारी बॉडी को साथियों घी की भी आवश्यकता होती है। जो एलडीएल होता है ना हमारा, एलडीएल हमारा होता है, गुड फैट होता है जो बोलते हैं ना, तो उस बनने के लिए हमारे बॉडी में वसा को की आवश्यकता है। जैसे कि WHO की बोलती है कि हमें वसा की डेली आवश्यकता होती है खाने की। यहाँ लिख देते हैं, जब हम वसा लेते हैं ना बॉडी में, तो हमें डेली वसा, हमें कम से कम हमारी बॉडी को 80 ग्राम डेली वसा चाहिए हमें। पहले नहीं लिखा हो तो फिर से बता रहे, कार्बोहाइड्रेट हमें डेली 300 ग्राम खाने के लिए चाहिए। ये डाटा है ऑफिशियल। ये वसा का 80 ग्राम चाहिए। प्रोटीन कितना चाहिए? प्रोटीन का ही बता देते हैं, क्योंकि यहाँ प्रश्न आया, आगे नहीं आए तो जो एग्जाम में आते हैं। प्रोटीन का साथी बच्चों के लिए 2 ग्राम पर केजी, यानी जिनका 1 किलो वजन है तो उसको 2 ग्राम चाहिए, यानी पर केजी के हिसाब से 2 ग्राम चाहिए। तो अगर वयस्क युवा को कितना चाहिए? युवा का भी लिख देते हैं, 0.95 ग्राम पर केजी, यानी कि किसी का एक किलो वजन है ऐसे माना चलो, तो उसको 0.95 ग्राम चाहिए। अब इस 80 किलो वजन है किसी का, तो 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना ग्राम चाहिए, इतना प्रोटीन। जिम वाले ज्यादा प्रोटीन बाहर का बे प्रोटीन लेते हैं, वो बहुत ज्यादा हानिकारक है। वयस्क का पूछ लेता है, वयस्क वयस्क को कितने प्रोटीन चाहिए? तो वयस्क को प्रोटीन चाहिए 0.8 ग्राम पर केजी। पर केजी का मतलब यहाँ पर सेंस वही है, जैसे आपको मान लो 80 ग्राम वजन है, सॉरी 80 किलो वजन है, तो उसमें गुणा 0.8, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो जितना निकल गया उतनी आपको डेली आवश्यकता है प्रोटीन की। तो ऐसे करके आवश्यकता बताई गई है। तो हमें बसा की हमारी बॉडी को 80 ग्राम की आवश्यकता होती है, लेकिन डॉक्टर वगैरह आजकल लोग मना कर देते हैं। मना वो बाहर का करते हैं, ना कि आपको खुद का घी, देसी घी वगैरह खा मना करते। हालांकि सभी जगह मना कर, लेकिन ये गलत चीज है। बॉडी के लिए हमें घी की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे यौगिक ग्रंथि बताते हैं। सुसनिग्ध आहार खाना चाहिए। सुसनिग्ध आहार का मतलब है घी वगैरह खाने पर लगा कर चुपड़ के खाना चाहिए, लेकिन आजकल वो भी लोग छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न के चलते हैं साथियों। मानसिक मंदता किस खनिज की कमी का परिणाम होता है? मेंटल रिटरेशन है ना, किसकी कमी के कारण? खनिज के कारण। जो खनिज है ना बताए थे ना, अल्प पोषक तत्व। अल्प पोषक तत्व में क्या आते थे? खनिज। और एक किसको रखा गया था? विटामिन। विटामिन ये अल्प पोषक तत्व में रखे गए हैं। 7 थे ना पूरे पोषक के सार घटक आहार, तो उनमें 7 में से। तो इसमें पूछा गया मानसिक मंदता किस खनिज की कमी के कारण होता है? कैल्शियम के कारण, पोटेशियम के कारण, ये खनिज है। आयरन के कारण, आयोडीन के कारण। तो ये
आयोडीन की कमी के कारण होता है। अब ये क्या चीज है, गर्भावस्था या बचपन में आयोडीन की ऐसी कमी होती है, मस्तिष्क का विकार रुक जाता है, विकास होना। मस्तिष्क है ना, बच्चों का मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता, वही बोला है मानसिक मंदता। मानसिक मंदता मतलब मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाया, तो वो आयोडीन की कमी हो गई होगी बचपन में या प्रेगनेंसी के टाइम पे आयोडीन की कमी होती है, मानसिक विकास नहीं हो पाता बच्चों का। इसलिए कोई भी चीज की कमी नहीं लगनी फीमेल वगैरह को जो होते हैं ना बेबी बर्थ के लिए, उनको कोई भी चाहिए फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन B9 है तो उसकी कमी वगैरह, और आयोडीन की कमी, ये सारी चीज आजकल वैसे भी साथी हो 3 से 4 मंथ बेबी बर्थ के लिए क्या होता है, ये पूरी दवा आजकल देख रेख में चलती है। जो भी नहीं करता आज के टाइम में तो वो मिसकैरेज होने की संभावना 100% 80% तो मान ही लो, 20% या 10% ही आजकल ऐसे हैं जो बिना मेडिकेट दवा पे निर्भर नहीं है, बाकी शुरू से दवा चलती है, और नहीं होगा तो बच्चे का पूर्ण विकास नहीं हो पाता उसमें। तो वही आहार एवं पोषण में चीज समझाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हठयोग के अनुसार मित आहार का पालन करने से क्या लाभ होता है? ये मित प्लस आहार, संतुलित आहार, आहार मित का मतलब संतुलित, योगी के लिए जो आहार बताया गया उसके क्या होता है? नाड़ी शुद्धि और आरोग्य होता है, केवल वजन बढ़ता है, भूख बढ़ती है, नींद ज्यादा आती है। तो नाड़ी शुद्धि और आरोग्यता आती है, नाड़ी भी शुद्धि बताइए, आरोग्यता भी बताइए। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है जो स्टार्च को पचाता है? एंजाइम पूछा है, पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 से 3 बार रिपीट हो गया। एमाइलेज बोलते हैं टॉयलिन, ये लार में पाया जाता है। हमारे भोजन पाचन, भोजन करना साथियों, जब हम मुख से खाते हैं ना, मुख से, तो यहाँ से भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। क्यों पाचन स्टार्ट होता है? क्योंकि हमारी लार में एमाइलेज टॉलिन पाया जाता है जो भोजन को पचाने का कार्य करता है, यानी यहाँ से पाचन क्रिया शुरू हो गई भोजन की। ये आंतों तक पहुंचेगा, यहाँ से HCl मिलेगा, फिर आयरन पेट में पहुंचेगा, आंतों में पहुंचेगा, प्रोटीन वगैरह होंगी सारी चीज, कार्बोहाइड्रेट पचेगी, फिर प्रोटीन आंतों में जाके पचेगी। तो वही चीज पूछी गई है, तो स्टार्च कहाँ पचता है? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। भगवत गीता के अनुसार युक्त आहार अभ्यास का पालन करने से योग कैसा बन जाता है? दुखा बोलता है, मोक्षदायक बनता है, रोग नायक बोलता है, ये बोलता है दुखा वाला, दुखों का अंत करने वाला। दुखा का मतलब बताया था, दुखों को अंत करने वाला। युक्त आहार से अभ्यास से युक्त चेष्ट कर्म से योग और भक्ति द्वारा, ऐसे करके श्लोक बताया ना भगवत गीता में, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है वो गीता के पर्पज से भी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर हमारी त्वचा किस विटामिन का निर्माण करती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझने की दृष्टिकोण से, इंटरव्यू के दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन डी, सभी को पता होगा विटामिन डी है। हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी में D3 रहता है, बॉडी में यानी कि मसल्स में और जो लेयर है त्वचा में, तो D3 रहता है। उसी D3 हम आते हैं ना सूर्य के प्रकाश में, सूर्य में संपर्क में, तो D3 D में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारी बॉडी की आवश्यकता होती है हड्डियों की मजबूती के लिए, विटामिन और कैल्शियम की। तो वही चीज पूछी गई, सूर्य के प्रकाश में संपर्क में आने पर कौन सा विटामिन, यानी कि D3 है ना, बी लिख जाता है, सॉरी D3 है ना, D3 का ट्रांसफॉर्मेशन डी में बदल गया, कन्वर्ट हो गया। ये कब बदला? सूर्य के प्रकाश में। बहुत सी रासायनिक क्रिया होंगी, आपने बचपन में पढ़ा हुआ, केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो सूर्य के प्रकाश में H भी लिखते थे। तो सूर्य के प्रकाश में क्रियाएं होती हैं, तो वही क्रिया सूर्य के प्रकाश में आने D3 से D बदलता है। D3 हमारी बॉडी में D3 रहता है, लेकिन D बदलता है वो कि विटामिन, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है उसे। बाहर के सूर्य के प्रकाश के अंदर हमारे जैसे और भी क्रियाएं चल रही हैं, वो चल रही हैं, तो वो तो घटित हो जा रही हैं, एंजाइमों के कारण हो रही है, हार्मोन के कारण हो रही है, उत्प्रेरक का कार्य कर रहे हैं, बहुत सी चीजें, खनिज लवण उत्प्रेरक का कार्य कर रहे हैं, तो उनके कारण घटित हो जा रही है। लेकिन कुछ क्रियाएं वो नहीं हो पा रही, तो वो सूर्य प्रकाश की जो मिलती है उसमें विटामिन की बाहर से हो रही है प्राकृतिक तौर पर, इसलिए ये बताया गया इंपोर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से शरीर को कितनी ऊर्जा बनती है? 1 ग्राम का है कार्बोहाइड्रेट का, हमने बताया था, समझाया था, 7, 9, 4, 2, तो यहाँ पर 4 लिख के आया। वैसे ऑथेंटिक कार्बोहाइड्रेट का कितना है साथियों? कार्बोहाइड्रेट का लिख देते हैं हम चारों फिर से। कार्बोहाइड्रेट का हमने बताया था 4.3 कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। 4.5 बताया था प्रोटीन का, प्रोटीन, और 9.3 बताया था वसा का। ये क्या है? ये 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से इतने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, यानी एक ग्राम हम जब ग्रहण कर रहे हैं ना कार्बोहाइड्रेट, जो प्रश्न आया है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हम ग्रहण कर रहे हैं, तो उससे हमारी इतनी ऊर्जा बन रही है शरीर के लिए 4.3 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी में नाप रहे हैं, किलो कैलोरी का मतलब है 1 किलो, हम सीधे बोलते हैं दूध वगैरह 1 किलो बयान, तो किलो कैलोरी बोलते हैं, हाँ 1 किलो कैलोरी इतनी बन रही है। प्रोटीन 1 ग्राम लेने से
4.5 बनती है, बसा से सबसे अधिक बनती है 9 जैसे बसा का मतलब ये चिकनाइट ऑयल वगैरह, तो ये खाते हैं तो अत्यधिक ऊर्जा मिलती है हमें शरीर को, जो चिकनी ज्यादा खाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा 9 लिख के आया ना, तो 9.9 आया तो ऑप्शन में आप सही कर देना, लेकिन वैसे इसका साथियों यहाँ पे ये 4 होगा ना, 9 तो सॉरी इसका था 9 जैसे लिखा है, जैसे हमने 9.3 बताया, यहाँ पर 4 लिखा है तो 4.5 नहीं लिखा, 4 लिख दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो आप इनको इनकी तरफ जा सकते हो, लेकिन ऑथेंटिक ये है जो हम जो बता रहे हैं, सीधे WHO की साइट के बताए गए, इधर उधर से कोई चीज नहीं है। तो मतलब ये हमारा बताने का मतलब है, अगर वैसे हैं तो उनको भी सही करना है, अगर लड़ना नहीं है एग्जामिनर से। पाचन और भोजन के सम्यक अवशोषण के लिए कौन सा प्राणवायु जिम्मेदार है? जो पाचन और भोजन के लिए, तो कौन सा प्राणवायु? समान, उदान, प्राण, अपान, बहुत अच्छे से समझाया, वीडियो देख लो। प्राण समान वायु है ना, समान वायु, जो हमारी पूरी बॉडी है बीच में समान के, मैंने बताया समान वायु में रहती है, समान नाभि के पास तो जठराग्नि प्रदीप्त होती है, वही कार्य करती है पाचन में भोजन पचाने का। तो वही वायु का कौन सा कार्य है? समान वायु का। जो समान वायु कहाँ रहती है? नाभि प्रदेश के आसपास। यहाँ नेक्स्ट प्रदेश चलते हैं। कोरिलेट करके आपको चीज समझ नहीं होती है ऐसे ही साथियों, सॉरी। चलते हैं प्रश्न की ओर। हटियो प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनाज पत्ते बताया गया? हट प्रदीपिका के अनुसार पत्ते बताना है, तिल, उड़द, गोधूम, सरसों, तो उसमें गोधूम बताया गया, गेहूं को पत्ते। जो अपत्य बताए 19 उनको याद करें ना, पत्ते बताए गए उनको याद कर लो, कोई प्रश्न नहीं जुड़ेगा, बहुत इजी है याद करना भी, 4-5 बार दोहराओगे तो। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, अति उष्ण, तीखे भोजन को भगवत गीता की किस श्रेणी में रखा गया है? यानी कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, तामसिक में, सात्विक में, राजसिक में, तृणवणातीत में, तो ये राजसिक भोजन में बताए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। शुद्ध शाकाहारी आहार में अक्सर किस विटामिन की कमी होती है? वही बता रहे हैं, शुद्ध शाकाहारी आहार में विटामिन की कमी होती है, विटामिन ए, सी, B12 के। तो यहाँ पर जो शुद्ध शाकाहारी बताया ना, तो विटामिन B12 की कमी बताई गई है। B12 मुख्य रूप से साथियों क्या है? पशु जनित उत्पाद, दूध, दही। जो शुद्ध शाकाहारी है ना, तो वो दही वगैरह, इसका जो जैन समाज में साथियों वो सफेद चीज यानी दूध से बनी हुई कोई भी प्रोडक्ट, दही के प्रोडक्ट नहीं खाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे पूछा गया, शुद्ध शाकाहारी शब्द जोड़ा है, शुद्ध शाकाहारी मतलब जैन समाज वाले ना वो दही दूध से प्रोडक्ट वाली चीज में ग्रहण नहीं करते हैं। तो वो चीज विटामिन B12 है ना, वो दूध, दही, पनीर, मांस इनमें पाया जाता है। तो वही यहाँ पे जोड़ के बताया है कि कौन सा विटामिन अक्सर शुद्ध शाकाहारी नहीं ले पाते हैं ग्रहण। तो विटामिन B12 होगा। क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि दूध से प्रोडक्ट वगैरह वो नहीं खाते हैं, दही वगैरह, छाछ जो जैन समाज में माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। बसा के पाचन के लिए आवश्यक पित्त का निर्माण शरीर में किस अंग में होता है? जो पित्त का निर्माण है शरीर में, किस निर्माण बसा का पाचन पित्त करता है, पित्त का निर्माण किस में होता है? आमाशय में होता है, अग्न्याशय में होता है, यकृत में होता है, पित्ताशय में होता है। तो जी पित्त का निर्माण यकृत बताया, पित्ताशय में नहीं बताया, आप कंफ्यूजन नहीं हो रहा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। बच्चों में क्वासिरुकर रोग का मुख्य कारण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 2 बार प्रश्न आ चुका है, ये भी साथियों क्वासिरुकर लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये प्रश्न मुझे इसका आंसर देते हैं। बसा की अधिकता से, विटामिन की कमी से, आहार में प्रोटीन की गंभीर कमी या कैलोरी की कमी। तो ये आहार में एज करके बताते हैं, ये आहार में प्रोटीन की कमी से ये बीमारी होती है क्वासियोरकर। अब ये क्या है क्वासियोरकर, इसके बारे में बताते हैं। क्वासियोर का मतलब होता है कुपोषण की बीमारी होना। पहले बच्चे ने कुपोषित बच्चे को, ये अभियान भी चला रहा है भारत सरकार द्वारा, कोई बच्चे कुपोषित न रहे, तो वो कुपोषण बोला जाता है, कुपोषण। और जो कुपोषण किस कारण होता है? प्रोटीन की कमी से। अब प्रश्न ये भी आता है कितने % प्रोटीन कम आ जाती है उनकी बॉडी में जो कुपोषण की बीमारी होती है? रेज करके लिख देते हैं यहाँ पर। जो 5 साल के बच्चों में ये बीमारी होती है, 5 साल से छोटे होंगे ना, अधिक हो जाएंगे, उनमें कम संभावना होती है, ऐसे उनमें ना हो। अधिकतर ये बीमारी कुपोषण 5 साल से छोटे बच्चे उनमें पाई जाती है। तो इसमें क्या साथी 50% तक की प्रोटीन की कमी हो जाती है। प्रोटीन कमी नीचे गिरा देते हैं डैश, प्रोटीन कमी। तो 50% की प्रोटीन कमी होगी तो क्वासियोरकर यानी कुपोषण की बीमारी होगी। सॉरी यहाँ पे 70% होगी, यहाँ पर जो हम दूसरा यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, 70% की कमी इसमें हो जाती है, कुपोषण की बीमारी हो जाती है। 50% किस में आती है? 5 साल से ऊपर होते हैं ना, उसमें 50% की मेरे साथ बीमारी में हो जाती है। कैसेसिया में कितनी हो जाती है? कैसेसिया में तो जी आपको जोड़ लेना है, 3 टाइप की बीमारी बताई गई है, फिर आपको बता देते हैं। जो कुपोषण इसमें 70% प्रोटीन की कमी हो जाती है, 50% की हो जाती है इसमें मेरेसस होते हैं, जो मेरेसमस होता है ना, इसमें 50% की कमी हो जाती है। लेकिन ये 5 साल से अधिक के ऊपर वालों को होता है,
5 साल से नीचे हैं उनको कुपोषण होता है तो 70% ही कमी हो जाती है। और यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है कि प्रोटीन की अधिक मात्रा होने से शरीर में क्या होता है, तो किडनी फेल हो जाती है, फेलियर किडनी हो जाती है। जो बे प्रोटीन लेते हैं ना, जिम वाले अधिक लेते हैं, तो किडनी की बीमारियां अधिक होने की संभावना होती है। तो ये आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। आपको नेक्स्ट प्रश्न को चलना है, पूरी चीज कॉन्सेप्ट समझनी है। वयस्कों में हड्डियों के कमजोर होने का मुख्य कारण किन पोषक तत्वों की कमी बताई है। वयस्कों में हड्डियां कमजोर हो रही हैं, आयरन और विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन डी, आयोडीन है, जिंक, सोडियम है, पोटेशियम। तो जैसा इसको सभी को पता होगा, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है। यही कैल्शियम विटामिन डी की कमी, हमारे हड्डियां बहुत कमजोर हो रही हैं। आजकल लोगों में विटामिन डी की बहुत कमी हो गई है, डी विटामिन की। कोई भी ना पाएंगे। सार्सी इसकी रेंज वैसे 8 तक होती है, लेकिन रेंज में अब निकल रहा है आस पर रेंज 200 से 800 के बीच रेंज होती है। तो यहाँ पर सभी की 200 के 250, 240, 245 लगभग सभी की हड्डी कमजोर हो चुकी है, मतलब विटामिन डी की बहुत कम मात्रा है। आई होप आज हमने पूरे 50 प्रश्न कर लिए, और इस 50 प्रश्नों के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे, प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हुए तथा कैसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, वो आपको सारी चीज कवर करके बता दी है कि वीडियो में। अब जो भी प्रश्न एग्जाम में आएंगे इन्हीं से घुमा फिर के आएंगे, तो आपको चीजें समझनी है। एग्जाम में एकदम सतर्कता के साथ प्रश्न पढ़ के उसका आंसर देना, गड़बड़ाना नहीं है ना, हड़बड़ाहट करनी है। ये आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। अभी आपको नहीं लग रहा, जब आप एग्जाम में जाओगे ना तो आपको खुद पता चलेगा कितनी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आपको इस वीडियो से। तो आई होप आपने ये सारी चीज समझ चुके होंगे। आपने अगर पुरानी वीडियो भी नहीं देखी है, जो यूनिट फर्स्ट के डाल दिए गए हैं, 8 पार्ट फाउंडेशन ऑफ योगा, यूनिट 2 के डाल दिए गए हैं, भगवत गीता, योग वशिष्ठ, 10 उपनिषद, यूनिट 3 है जो योग उपनिषद सारे कवर कर दिए गए हैं, यूनिट 4 पतंजलि योग सूत्र के डाल दिए गए हैं, यूनिट 5 के घिरण्य संहिता, शिव संहिता के डाल दिए गए हैं, और यहाँ पर आज यूनिट 6 पढ़ाई जा रही है। तो आपकी 10 यूनिट पूरी हमें कवर करानी है पूरे 30 दिसंबर तक। ये आपको हमने वादा किया था फ्री क्लासेस चलाने का, कुछ लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे। साथ ही ठीक है, पर थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक्स।